guys, welcome back. The topic we shall discuss now is bacterial meningitis. In fact, ये जो डिस्कशन आगे होगा ये ऑलरेडी आप अदर सब्जेक्ट्स में भी पढ़ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से ये सीएनएस का सबसे इजीएस्ट कंपोनेंट है। हम पहले बात करेंगे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की, जिसमें मैं एज ग्रुप वाइज ऑर्गेनिजम्स आपसे डिस्कस करूंगा। आप चाहें तो इसको माइक्रोबायोलॉजी के साथ में कंपेयर भी कर सकते हैं। हो सकता है थोड़े बहुत फंडामेंटल डिफरेंसेस भी हो, उनको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा कि क्यों वो डिफरेंस मेंशन है। देखिए, ओवरऑल न्यूनेटल मेनिंजाइटिस के लिए नेल्सन में जो रेफरेंस दिया हुआ है वो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का। प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया पे क्वेश्चन पे है कि अगर वो बोलता है कि इंडिया में बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में ही हाईलाइट कर दिया है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो तब आपने इंडियन पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना, आपने ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे आंसर कर देना है। दैट इज ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस इरिडेक्टी। When it comes to India, तो कंट्रोवर्सी है बिटवीन, पहले when I was at your age तब कंट्रोवर्सी होती थी बिटवीन क्लेप्सिला एंड ई कोलाई, और अभी जो कंट्रोवर्सी है वो आपने इवन नोटिस किया होगा कि पीडियाट्रिशियन भी ये वाला पॉइंट बोल रहे होंगे जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि कंट्रोवर्सी इज बिटवीन क्लेप्सिला एंड एसिनिटोबैक्टर। अब हो सकता है कि पीडियाट्रिशियन ने एसिनिटोबैक्टर बताया हो या माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने एसिनिटोबैक्टर बताया हो, बट मेरे हिसाब से जो मैंने रेफरेंस देखे हैं उसमें मेजॉरिटी में आंसर्स क्लेप्सिला है। ई कोलाई अभी के करंट आंसर्स में तो नहीं करना है, बिकॉज कुछ ऐसे एप्स हैं एंड देन कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जिनमें ई कोलाई मेंशन्ड है। बट इंडिया वाला डेटा देखो, ये इसमें बायस यही है कि इंडिया में कुछ भी ऑर्गेनाइज कोई बॉडी नहीं है जो कि ये रेगुलर स्टडीज करती है। ये तो ऐसे कि कुछ ऑथर्स ने नॉर्थ इंडिया के कुछ हॉस्पिटल्स का डेटा दे दिया, कुछ ऑथर्स ने साउथ इंडिया का डेटा दे दिया। तो साउथ इंडिया में प्रेवलेंस पढ़ोगे तो न्यूमोकोकस तक किया जाएगी, नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंस क्लेप्सिला की आ जाएगी। तो मैंने यूजुअली ये देखा कि जो मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स हैं उसमें क्लेप्सिला पहले है, फिर एसिनिटोबैक्टर है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में ज्यादा बॉदर नहीं करना है, बिकॉज आजकल वो आपसे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देके डायग्नोस्टिक्स पूछेगा, वो आपसे ऑर्गेनिजम्स में परेशान नहीं करेगा। सो ये ऑर्गेनिज्म पर पढ़ने क्यों है? पढ़ने इसलिए है क्योंकि जब इलाज करोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि क्या ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूनेटल मेनिंजाइटिस में हम सेफ्ट्रिएक्सन नहीं देते, क्योंकि अगर छोटे बच्चे को सेफ्ट्रिएक्सन दोगे तो उसके साथ में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का कंपोनेंट आ जाता है। तो बेबीज में हम यूज करते हैं सिफोटैक्सिन, और आपने देखोगे साथ में एम्पेसिलिन भी चल रहा होता है। तो आप जब अपने पीडियाट्रिक रेजिडेंट से पूछोगे कि दो एंटीबायोटिक्स क्यों चल रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे कि when it comes to neonatal age group and children up to I would say 3 months of age, Listeria monocytogenes is an organism. It's a relatively rare organism that can cause bacterial meningitis in a little baby, but because of the high prevalence of this infection, उनको दो एंटीबायोटिक चलाने पड़ते हैं। आप अगर अपने एनआईसीयू में या पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में देखोगे फॉर इन्फेंट्स भी 1 month of age 2 months of age, तो उनको दो एंटीबायोटिक चल रहे होते हैं, सिफोटैक्सिन भी चल रहा होता है और एम्पेसिलिन भी चल रहा होता है। तो ऑर्गेनिज्म वाली स्पेसिफिक अप्रोच को पढ़नी जरूरी है, इज नॉट कि वो आपको परेशान करना चाहता है कि ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप बताओ। वो बेसिकली हमारा रोल एज अ डॉक्टर इज टू नो कि ना भाई लड़ाई किससे लड़नी, उसके प्रोपोर्शनेट तो लड़ाई लड़ेंगे। सो एम्पेसिलिन के अगेंस्ट लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन सेंसिटिव है। इनफैक्ट वेरी सरप्राइजिंग बात बोल रहा हूँ कि दिस ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिस्पॉन्ड टू सेफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन बट रादर इज सेंसिटिव टू एम्पेसिलिन, तो इसलिए इसको याद रखना है। सो वंस यू रिमेंबर द न्यूनेटल एस्पेक्ट, आप इस इमेज में देख भी सकते हैं कि आई हैव शोन अ वेरी क्लासिकल टर्बिड सीएसएफ, और टर्बिड सीएसएफ में यू कैन आल्सो नोटिस अगर हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ऑर्गेनिज्म मिल सकता है डिप्लोकोकस है व्हिच इज न्यूमोकोकस। अगर वो बोलता है कि चाइल्ड में, एक तो मैंने बोला न्यूनेट के लिए, अगर वो बोलता है कि चाइल्ड में लीडिंग कॉज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या है, तब आपका आंसर होगा न्यूमोकोकस। प्लीज रिमेंबर द फैक्ट कि न्यूमोकोकस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बीच में लड़ाई में न्यूमोकोकस विल ऑलवेज विन। क्यों? क्योंकि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा का इंसिडेंस अभी कम हो गया। When it comes to hemophilus influenzae serotype B या hemophilus influenzae ओवरऑल देखा जाए तो हिप वैक्सीन के कवरेज की वजह से न्यूमोकोकस का आंसर पहले करना है और उसके बाद में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा का। इनफैक्ट हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के साथ में ऐसा जरूर देखने को मिलता है कि पस जो है वो 8th नर्व के कोर्स के क्रॉस एक्यूमुलेट हो रही होती है। जब आप एंटीबायोटिक्स देते हो तो वो रिजॉल्व भी हो जाएगी, लेकिन देयर वुड बी ग्लायोसिस ऑफ द 8th नर्व, जिसकी वजह से नर्व का कोर्स किंक हो जाता है एंड देयरफॉर पेशेंट को सेंसोरी न्यूरल डेफनेस हो जाती है। तो कब आपको पीडियाट्रिक्स या ईएनटी में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आंसर करना है? जब वो बोले पोस्ट मेनिंजाइटिस डेफनेस।
आई रिपीट द फैक्ट वंस अगेन, अगर उसने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, उसने सिर्फ ये बोला कि बच्चों में लीडिंग कॉज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या है, तो आंसर न्यूमोकोकस ही रहेगा। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई करता है पोस्ट मेनिंजाइटिस डेफनेस, देन ऑब्वियसली आंसर चेंज होकर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो जाता है। अब बताते हैं मेन कंसर्न पे कि अडल्ट पेशेंट्स में हमें क्या ऑर्गेनिज्म कॉमनली मिलेगा। यहाँ पे जो कंपटीशन है वो न्यूमोकोकस और नाइसीरिया मेनिंजाइटिस के बीच में। सो लेट अस सी कि कौन सा विन करेगा। अगर हम न्यूमोकोकस और नाइसीरिया मेनिंजाइटिस का कंपैरिजन देखते हैं तो ओवरऑल न्यूमोकोकस ही ज्यादा कॉमन है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाइसीरिया मेनिंजाइटिस के मोस्टली एपिडेमिक्स मिलते हैं मेनिंजाइटिस के मोस्टली विंटर मंथ्स में। इंडिया में वैसे भी विंटर जो है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ की होती है, मतलब दिसंबर एंडिंग लगा लो, जनवरी की एंडिंग तक। दिसंबर एंड से जनवरी एंड 1 महीने का टाइम है, 1.5-2 महीने का टाइम में ही विंटर मंथ्स होते हैं। तो उस टाइम पे नाइसीरिया मेनिंजाइटिस के केसेस यूजुअली इंडिया में रिपोर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और केस क्लस्टरिंग भी होगी कि एक ही फैमिली के 2 मेंबर्स को मेनिंजाइटिस हो गया। तो क्योंकि विंटर मंथ्स में ओवर क्राउडिंग होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि भाई कोल्ड एनवायरनमेंट है तो सब लोग अंदर ही रहेंगे, और जैसे जैसे ओवर क्राउडिंग होगी तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन का इंसिडेंस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नाइसीरिया मेनिंजाइटिस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो अगर वो कभी भी इस टाइप का सिनेरियो देता है कि अर्बन स्लम में एक ही अर्बन स्लम से एक ही हॉस्पिटल में एक रात में 5 केस एडमिट हुए, तो वो केस क्लस्टरिंग हो गई, जिसके बारे में ऑब्वियसली लोकल क्लस्टर के बारे में इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। तो अगर वो इस टाइप का कभी भी ओवर क्राउडिंग का कोई भी एग्जांपल दे सकता है कि हॉस्टल का एक पूरा फ्लोर वकेट कराना पड़ा या 2 फ्लोर वकेट कराने पड़े बिकॉज वहां पे जितने भी इनमेट्स थे मोस्टली को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गए। तो कभी भी प्रिजन में, हॉस्टल में, अर्बन स्लम में वो डिस्क्रिप्शन देगा ओवर क्राउडिंग से रिलेटेड, तो वी विल ऑलवेज हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ नाइसीरिया मेनिंजाइटिस को ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है। जबकि न्यूमोकोकस के साथ में हमेशा याद रखना है स्पोरेडिक मेनिंजाइटिस लिखा होता है। स्पोरेडिक से मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए आज एक केस एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, अगले दिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का केस नहीं आया, बाकी सारे रूटीन कैजुअलिटीज आते रहे, और फिर उसके बाद में भी 2 केस आ गए, फिर 3 केस आ गए। तो स्पोरेडिक का मतलब है ऑल राउंड द ईयर एडमिशन, के जनवरी में भी 10-12 केस है, फरवरी में भी केस है। तो जब आप ओवरऑल ऐड करोगे तो ऑल राउंड द ईयर एडमिशन जो है वो न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस का है, और अगर एपिडेमिक्स की बात होती है तो नाइसीरिया मेनिंजाइटिस का। अब नाइसीरिया मेनिंजाइटिस के साथ में जो मेन दिक्कत है दैट इज मेनली ऑफ ड्रॉपलेट स्प्रेड, एंड इसकी वजह से ऑब्वियसली द डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन हुज हैंडलिंग द सैंपल, आई मीन एनीबॉडी इंक्लूडिंग आप, हमारे जो सफाई कर्मचारी है जो उस रूम में जा रहा है, उसकी बेडशीट को जो नर्स चेंज कर रही है, उन सभी को एक्सपोजर का रिस्क रहता है। तो नाइसीरिया मेनिंजाइटिस इज डेफिनेटली एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, और हमने ये सीखना है कि किस तरीके से हम अपने डॉक्टर कॉलीग को इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। और अगर हमारा डॉक्टर कॉलीग या नर्स इसका केयर नहीं करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको भी मेनिंजाइटिस हो जाएगा। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम मेनिंजाइटिस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाया द नोज या ब्लड स्ट्रीम में, उसकी वजह से सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस की वजह से डीआईसी हो सकता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, और डीआईसी की वजह से अल्टीमेटली एड्रिनल हेमरेज भी हो सकती है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ओनली मेनिंजाइटिस होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। एड्रिनल हेमरेज पेशेंट को पेटिके डेवलप हो जाएंगे मोस्टली एंकल्स पे, या मतलब पेटिके वैसे भी ग्रेविटी की वजह से लोअर एक्सट्रीमिटीज में पहले आते हैं, फिर ऑब्वियसली आईज में, कंजंक्टिवा में विजुअलाइज हो सकते हैं। The technical term that we use for bleeding here is called as Addisonian crisis। तो ये वर्ड याद रखना है। Addisonian crisis के 2 मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्टेरॉइड विड्रॉल, एकदम से स्टेरॉइड किसी के चल रहे थे, लंबे टाइम से आपने बंद कर दिया, तब भी पेशेंट को Addisonian crisis हो सकता है। लेकिन आज जो मैंने Addisonian crisis आपको बताया, that will be because कि एड्रिनल ग्लैंड के फर्स्ट लेयर में अगर ब्लीडिंग हो जाएगी तो एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और सेकेंड लेयर में ब्लीडिंग होती तो कोर्टिसोल की प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो हम इसको बोलेंगे वाटर हाउस फ्रीडसन सिंड्रोम। इसको वंडर सिंड्रोम से मिक्सअप नहीं करना। आपने अगर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस वाला टॉपिक जो मैंने एपिलेप्सी एंड ईईजी में कवर किया हुआ है, अगर आप एपिलेप्सी एंड ईईजी वाला टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि एक पर्सन है जिसको ट्यूबरस स्क्लेरोसिस नाम का डिजीज है। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में जो किडनी की इन्वॉल्वमेंट होती है उसका नाम होता है एंजियोमायोलाइपोमा। इसमें 3 टिश्यूज हो गए ना, एंजियो मतलब ब्लड वेसल, मसल्स और फैट भी। तो एंजियोमायोलाइपोमा ऑफ द किडनी में एंजियो कंपोनेंट की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो कि
द ब्लीडिंग इज अकरिंग इन अ लिवर। सो अगर आप एक एमसीक्यू पढ़ते हैं जिसमें उसने डिस्क्राइब करा है ट्यूबरस क्लोरोसिस का पेशेंट जिसको सीजर्स होते हैं बार बार, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री होती है यहाँ तो सीजर्स की, क्योंकि यहाँ पे सब इपेंडेबल एस्ट्रोसाइटोमास होते हैं। तो अगर वो बोलता है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी इन इंडिविजुअल और उसको किडनी में एक मास है जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, देन वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ वंडरलिच सिंड्रोम। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद में एड्रिनल ग्लैंड में ब्लीड हो रहा है, उसका बीपी क्रैश कर रहा है, उसके ब्लड शुगर क्रैश कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे एडिसोनियन क्राइसिस। तो नाइसीरिया मेनिंजाइटिस की वजह से ये दो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हम पढ़ सकते हैं। अब मैंने बोला कि जो डॉक्टर है उसको इस इन्फेक्शन से बचाना है, तो ड्रॉपलेट से बचाने के लिए क्या करेंगे हम? एक तरीका है मास्क यूज कर सकते हैं। तो लेट अस एज्यूम द फैक्ट कि डॉक्टर ने जो रूटीन जो ट्रिपल प्लाई मास्क, जो रूटीन सर्जिकल मास्क होता है उसको लगाया हुआ। तो प्लीज रिमेम्बर द फैक्ट कि जो रूटीन ट्रिपल प्लाई सर्जिकल मास्क है वो इसलिए यूज करा जाता है ताकि डॉक्टर से इन्फेक्शन ऑपरेटिंग फील्ड में ना जाए। जैसे सर्जन जो मास्क यूज करते हैं, क्योंकि सर्जन जो मास्क यूज करते हैं वो इसलिए डिजाइंड है क्योंकि वो डॉक्टर से पेशेंट के ट्रांसमिशन को रोकेगा, लेकिन ये वाला मास्क पेशेंट टू डॉक्टर ट्रांसमिशन को रोकने में असमर्थ है या इसकी इफेक्टिवनेस बहुत लिमिटेड। तो अगर आप डॉक्टर टू पेशेंट और पेशेंट टू डॉक्टर इन्फेक्शन को होने से रोकना चाहते हो, देन तो जो बेस्ट तरीका है आपके लिए दैट वुड बी टू यूज N95 मास्क या N99 मास्क। और आप जानते ही हैं कि इसकी तो शॉर्टेज हमेशा ही रहती। ये तो अभी थोड़ी अवेयरनेस है मीडिया की वजह से, तो अवेलेबिलिटी अभी ग्रेजुअली कोविड-19 के बाद में इम्प्रूव हो गई है। अदरवाइज तो देखा जाए तो बिफोर कोविड व्हेन वी वर वर्किंग तो अवेलेबिलिटी नहीं थी N99 N95 मास्क की तो बिल्कुल। सो आजकल तो ऑब्वियसली कोविड की वजह से हम N99 मास्क मांगते हैं, बट अदरवाइज व्हाट आई एम सेइंग द फैक्ट कि इट वाज आल्सो रिक्वायर्ड इवन अर्लियर एंड वी वर नॉट गेटिंग इट। इन्फेक्शियस डिजीज में जा रहे हैं हम, विंटर मंथ में मेडिसिन यूनिट में काम कर रहे हैं और वाटर और स्विट्जन सिंड्रोम किसी डॉक्टर को भी हो सकता है। तो देयरफॉर मैंने आपको ये सिखाना था कि ड्रॉपलेट्स को मास्क से रोकना अलोन इंडिपेंडेंटली पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट अ हेल्थ केयर वर्कर फ्रॉम गेटिंग दिस इन्फेक्शन, तो आपका आंसर होगा कीमोप्रोफिलैक्सिस। इस कीमोप्रोफिलैक्सिस के लिए अगर वो बोलता है कि क्या एंटीबायोटिक यूज करेंगे, तो आपका आंसर है सेफ्ट्रियाक्सन। और वो बोलेंगे कि फार्माकोलॉजी वालों ने सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी बताया है, तो प्लीज बी पेशेंट एंड हियर मी आउट। देखिए हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए क्योंकि रिस्क ज्यादा है, इसलिए CMDT या मेन जो ऐसी थेरापेटिक्स की किताबें हैं उनमें मेंशन्ड है कि हेल्थ केयर वर्कर के लिए हमेशा सेफ्ट्रियाक्सन IM देना है सिंगल डोज। सो क्योंकि ऑक्यूपेशनल रिस्क ज्यादा है। लेकिन अगर यही कीमोप्रोफिलैक्सिस में फैमिली कॉन्टैक्ट के लिए बात करूं, जैसे कि एज्यूम करिए कि हस्बैंड सिक है वाइफ इज टेकिंग केयर, या वाइफ इज सिक हस्बैंड इज टेकिंग केयर, मतलब फैमिली मेंबर है, डॉटर सिक है फादर टेक केयर कर रहे हैं, तो जहां फैमिली कॉन्टैक्ट की बात आती है वहां पे आंसर सिप्रोफ्लॉक्सासिन आता है। सो पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, और TSM वालों ने भी इसको हाईलाइट किया हुआ ग्रुप में कि रिफेम्पिसिन तो प्राइमरी आंसर नहीं है। दो उन्होंने रिफेम्पिसिन ही बताया बिकॉज पार्क में ऐसा लिखा है, लेकिन रिफेम्पिसिन की एफिकेसी रिलेटिवली लिमिटेड है, इसलिए लिखा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो फैमिली कॉन्टैक्ट के लिए आइडियली आंसर बन जाएगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन। लेकिन अगर उसने सिप्रोफ्लॉक्सासिन और सेफ्ट्रियाक्सन के बीच में, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से सुनना, तब आपका आंसर सेफ्ट्रियाक्सन होगा। फिर उसने क्वेश्चन चेंज करके बोल दिया कि एक जैसे न्यूक्लियर फैमिली है कि भी हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में, एंड उनका विलेज कहीं यूपी में बिहार में या कहीं छोटी जगह पे है, और अभी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है एंड हस्बैंड को अनफॉर्चुनेटली नाइसीरिया मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन हुआ। तो अब दिस लेडी who's let me say 6 weeks or 8 weeks pregnant, she is taking care of the husband, क्योंकि भाई हमें एक अटेंडेंट तो चाहिए पेशेंट के साथ। तो अब इस प्रेग्नेंट लेडी को भी तो इन्फेक्शन से बचाना है, और हम 4 वीक्स या 6 वीक्स या 8 वीक्स पे फर्स्ट ट्रिमेस्टर में सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं देते, कंट्राइंडिकेट होता है, क्योंकि उसके साथ में बेबी के कार्टिलेजनस डिफेक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि फ्लोरोक्विनोलोन्स को तो देते ही नहीं फर्स्ट ट्रिमेस्टर प्रेगनेंसी। तब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो अगेन हमारा आंसर सेफ्ट्रियाक्सन रहेगा। तो मैंने दो सिनेरियोज आपको बताया कीमोप्रोफिलैक्सिस के, दैट इज प्रेगनेंसी एंड रूटीन हेल्थ केयर वर्कर का केस, वहां पे सेफ्ट्रियाक्सन यूज करेंगे। फैमिली कॉन्टैक्ट के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज करेंगे। एंड कीमोप्रोफिलैक्सिस तो हाईली इंपॉर्टेंट है फॉर दिस डेंजरस इन्फेक्शन, एंड रिक्वायरमेंट फॉर मास्क वाज ऑलवेज देयर इन अवर हॉस्पिटल्स। वो तो अभी मीडिया हाइप की वजह से ये सारी चीजें ज्यादा हाईलाइटेड हो गई। तो मैंने आपको कॉमन कॉजेज बताए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के। आपने देखा न्यूमोकोकस आंसर दो जगह पे है। इनफैक्ट न्यूमोकोकस इज आल्सो द आंसर फॉर द नंबर 1 कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इन बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन।
तो एक और सिनेरियो जहाँ पे आप न्यूमोकोकस आंसर करते हो वो हमारी वोकेबलरी में जस्ट ऐड हो गया। अब हम बात करते हैं वायरल मेनिंजाइटिस की। ऑर्गेनिज्म पूछ लेगा वायरल मेनिंजाइटिस के लिए और वायरल एन्सेफेलाइटिस के लिए। सो व्हाइल आई जस्ट यूज एन अल्टरनेटिव स्लाइड, आपने मुझे पहले लीडिंग कॉज ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस बताना है और बिना माइक्रो के नोट्स को आगे टर्न करे हुए बताना है, क्योंकि ये तो रिकॉल से आना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस तो सभी आंसर कर लेते हैं। हाँ जी, वायरल मेनिंजाइटिस का जो स्पेसिफिक आंसर रहेगा दैट वुड बी गिवन एज एंटीरोवायरसिस। और फिर वो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा, ट्विस्ट करके लिख देगा वायरल एन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस में न्यूक्लियर रिजिडिटी नहीं होती है। वायरल मेनिंजाइटिस में तो मेनिंजेस इन्वॉल्व है ना, एन्सेफेलाइटिस में न्यूक्लियर रिजिडिटी नहीं मिलेगी। वायरल एन्सेफेलाइटिस के लिए इंडिया में जो कॉज है वो होता है जापानीज एन्सेफेलाइटिस, क्यूलेक्स मॉस्किटो से जो स्प्रेड होता है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस का तो एपिडेमिक हुआ ही था यूपी में। तो डॉक्टर काफिल जो है ही वाज अरेस्टेड एंड ही वाज पुट बिहाइंड बार्स सेइंग कि उन्होंने ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं करवाई बच्चों के लिए, जबकि एक्चुअली वो जो बच्चे थे वेंटिलेटर डिपेंडेंट जापानीज एन्सेफेलाइटिस के थे, वो एनीवे सपोज्ड टू डाई। So Dr. Kafil was put behind bars. If you read about Kafil, just type करिएगा डॉक्टर काफिल एंड जापानीज एन्सेफेलाइटिस तो आपको पता चलेगा कि आई मीन ही वाज अननेसेसरी, डॉक्टर्स को ही ब्लेम पे डाल देते। तो डॉक्टर ऑक्सीजन घर थोड़ी ना ले जाएगा ये, राइट। उन्होंने बोला ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं थी क्योंकि वो एन्सेफेलाइटिस वार्ड के इंचार्ज थे, तो उन्हीं को जेल में डाल दिया। तो पॉलिटिशियन को जेल नहीं होती, जज को जेल नहीं होती, सिर्फ डॉक्टर्स को ही परेशान किया जाता है। कमिंग बैक टू द एजेंडा, जापानीज एन्सेफेलाइटिस तो इंडिया का आंसर है, लेकिन ग्लोबल आंसर जापानीज बी एन्सेफेलाइटिस नहीं है। तब आपका आंसर होगा हर्पिस सिम्प्लेक्स। और हर्पिस सिम्प्लेक्स में भी दो होते हैं, HSV1 और HSV2। तो आप क्या आंसर करोगे? आपका आंसर होगा HSV1 एन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस के साथ जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही क्लासिकल होगी कि फीवर की जो ड्यूरेशन है वो यूजुअली 1 से 2 डेज की होगी। हाई ग्रेड फीवर है 1 से 2 डेज का, और उसके बाद में पर्सन का जो बिहेवियर है वो बहुत ही एक्सट्रीम बिहेवियर है कि देयर कुड बी ईदर वायलेंट बिहेवियर, पर्सन कुड बी यूजिंग कस लैंग्वेज, गाली निकाल रहा है, अग्रेसिव बिहेवियर। मतलब उसके घर वाले कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही डोसाइल इंडिविजुअल था, क्वाइट इंडिविजुअल था, बट अभी इसकी पर्सनालिटी चेंज हो गया। सो यू कुड हैव फीचर्स ऑफ फ्रैंक साइकोसिस। Acute encephalitis can present with short duration fever with features which would look like a frank psychosis in a person. और क्योंकि एन्सेफेलाइटिस में ब्रेन टिश्यू इन्वॉल्व होता है, कॉर्टेक्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, मेनिंजेस की नहीं, तो आपको एफेजिया एप्रेक्सिया जैसे फीचर लिख सकता है। तो आपने स्ट्रोक नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्टिव कॉज की बात हो रही है ना। इन्फेक्टिव इन्फेक्शन के बाद में उसको एफेजिया एप्रेक्सिया के फीचर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट कई बारी तो इवन एन्सेफेलाइटिस में हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस इन्वॉल्व हो जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट में टेम्परेचर डिसरेगुलेशन हो जाए। भाई हाइपोथैलेमस का तो काम है ना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, तो हो सकता है उसको बहुत तेज बुखार हो गए, चिल्स एंड राइगर्स, या फिर हो सकता है कि वो पिट्यूटरी से रिलीज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन को लेस कर दे, तो पर्सन को सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो सकती है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि रेदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन का रिलीज एक्सेस हो जाएगा। दोनों चीजें लिखी हुई है, डायबिटीज इंसिपिडस भी और SIADH सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सेक्रेशन। सो बोथ ऑफ देम आर पॉसिबिलिटीज फॉर द पर्सन, एंड देयरफॉर आई मीन आप सरप्राइज नहीं होइएगा अगर वो SIADH के जैसे हाइपोनेट्रीमिया भी डिस्क्राइब कर दे। तो मैंने इस वाले एस्पेक्ट को किडनी वाले पार्ट में हाईलाइट किया हुआ है। जब आप हाइपोनेट्रीमिया पढ़ोगे, यू वाले में हाइपोनेट्रीमिया, तो मैंने SIADH के साथ में वायरल एन्सेफेलाइटिस को कोरिलेट किया हुआ। तो यहाँ मुझे क्योंकि मौका मिला अभी, तो आई हैव ट्राइड टू कोरिलेट दिस वंस अगेन। तो इसको चाहे नोट्स में ऐड कर लेना यहाँ पे, या किडनी वाले सेक्शन में जाके देख लेना। और प्लीज ये मत बोलना कि ये नोट्स में नहीं लिखा, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो नोट्स में जानबूझ के हटाई जाती ताकि आप उसको लिख सकें। अदरवाइज तो सर होगा क्या कि आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, आप सिर्फ पैसिवली बैठे हो मोबाइल पे, उसको पैसिवली सुन रहे हो, तो रिकॉल करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। सो प्लीज मेरी वर्ड्स मानिए, बिकॉज आई बीन टीचिंग सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड। जो ऑडियो विजुअल और फिर जो टैक्टाइल काम आप करते हो, उससे मेमोरी वाला कंपोनेंट इंक्रीज हो जाता है। सो प्लीज आप जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको कभी मिले ना, तो वो नोट कर लिया करो। उसमें ये क्रिप करने की बात नहीं कि भाई एक्स्ट्रा पॉइंट क्यों आ गया। तो वेरेवर देयर इज अ अपॉर्चुनिटी आई विल ऑब्वियसली टॉक अबाउट इट। सो बेसिक कंसेप्ट इज कि हर्पेस सिम्प्लेक्स 1 एन्सेफेलाइटिस की जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री में ऑब्वियसली ही कैन डिस्क्राइब विद एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। फोकल मतलब जैसे एफेजिया, एप्रेक्सिया मतलब कॉर्टिकल डैमेज। फिर बताएगा कि इस पेशेंट का जब लंबर पंक्चर किया गया तो ब्लडी CSF मिला।
अब ब्लडी CSF मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इससे पहले सब रेक्टोइड हेमरेज के लिए. Bloody CSF is also a feature which is seen in traumatic lumbar puncture. चलो इसको जब मैं लिख रहा हूं तो आपने मुझे बताना है कि ट्रोमेटिक लंबर पंक्चर में ब्लड का सोर्स क्या है. 3 कॉजेज हो गए, सबरेक्टोइड हेमरेज, ट्रोमेटिक लंबर पंक्चर और हर्पेस सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस. क्वेश्चन अभी भी ओपन है कि ट्रोमेटिक लंबर पंक्चर में ब्लड का सोर्स क्या होगा. आपका आंसर होगा एपिड्यूरल वेनस प्लेक्सस. जब आप एलपी करते हैं तो कई बार ऐसा हुआ होगा, अगर आप इंटर्न है तो आप आई थिंक बेटर समझ पाएंगे मेरी बात को, कि ड्यूरिंग लंबर पंक्चर देयर कुड बी सडन गश ऑफ ब्लड, सो दैट इज एपिड्यूरल वेनस प्लेक्सस. दैट कुड एक्सप्लेन द मैनिफेस्टेशंस ऑफ व्हाई द ब्लड केम. एंड हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टेस्ट होता है 3 ट्यूब टेस्ट, जिससे डिफरेंशिएशन पॉसिबल. यहाँ पर हम वेट नहीं करेंगे कि रिपोर्ट जब हर्पेस सिम्प्लेक्स के लिए वायरल कल्चर की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तब हम इलाज करेंगे. आपको यहाँ पर एम्पेरिकल एसाइक्लोविर स्टार्ट करना है. आई रिपीट द फैक्ट वंस अगेन, इन वायरल एन्सेफेलाइटिस you are not going to wait for the PCR report to come or viral culture report to come and then initiate treatment. You straight away have to start with empirical acyclovir treatment. इस डिजीज में अनकंट्रोलेबल लाफिंग, अनकंट्रोलेबल क्राइंग या फिर हॉलुसिनेशन ऑफ स्मेल जैसे फीचर हो सकते हैं. वो इसलिए क्योंकि इस डिजीज की खासियत है कि टेम्पोरल लोब को मेनली डैमेज करता है. तो टेम्पोरल लोब प्रीडिलेक्शन इज अ फीचर ऑफ हर्पेस सिम्प्लेक्स एन्सेफेलाइटिस और ये डायग्नोसिस में मदद भी करता है. क्योंकि जब हम इसकी EEG करेंगे तो जो फाइंडिंग मिलेगी वो सिर्फ टेम्पोरल लोब में ही अबनॉर्मल एक्टिविटी है, तो टेम्पोरल लोब साइड में होता है. तो EEG में लिखा होगा पीरियोडिक क्योंकि रिपीटेड हो रहा है, लैटरलाइज्ड क्योंकि लैटरल पार्ट टेम्पोरल लोब है, एपिलेप्टिफॉर्म डिस्चार्ज. ये अगेन बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक वर्ड है जो आपको क्वेश्चंस के लिए याद करना है. पीरियोडिक, लैटरलाइज, एपिलेप्टिफॉर्म डिस्चार्ज. और आपके लिए काम क्या है, आपने EEG वाले पार्ट में फिर से जाना है जो एपिलेप्सी एंड EEG स्टार्टिंग में न्यूरो में है, और उसमें EEG में ये पार्ट ऐड करना है. तो मैं धीरे धीरे आपकी EEG वाले कंपोनेंट में एडिशंस करवा रहा हूँ. जैसे मैंने आपको बताया कि देयर कुड बी पीरियोडिक शार्प वेव कॉम्प्लेक्सेस. इनफैक्ट मैं लिख देता हूँ सो दैट यू कैन अप्रिशिएट दिस बेटर. In earlier part of our discussions we have talked about periodic sharp wave complexes. ये कहाँ पे पढ़ते हैं, तो 2 डिजीज में हम पीरियोडिक शार्प वेव कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं, वेरिएंट क्रूट्सफेल्ड-जैकब डिजीज में और सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस में. PSWC शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है. और अभी जो पढ़ा है मैंने वो है प्लेड. बिफोर आई हाईलाइट द EG फाइंडिंग ऑफ प्लेड, में यहाँ पे एक और EG पैटर्न बोल देता हूँ जो मैंने ब्रेन डेथ वाले पार्ट में बोला हुआ है, दैट इज बर्स्ट सप्रेशन पैटर्न. अगर ब्रेन डेथ हो जाएगी तब तो पर्सन में फ्लैट आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आ जाएगी ना, तब तो EEG का एक्टिविटी बिल्कुल सप्रेस हो जाएगी. लेकिन बर्स्ट सप्रेशन पैटर्न इज सीन इन हाई वोल्टेज सेरिब्रल एडिमा, या किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया तो कार्डियक अरेस्ट के बाद ब्रेन की सर्कुलेशन बंद हो गई, तो आप आए 3-4 मिनट के बाद में आपने CPR दिया, तो 3-4 मिनट तक अगर ब्रेन बिना ऑक्सीजन के रहेगा तो पर्सन को एनॉक्सिक सेरिब्रल डैमेज हो जाएगा. दिस एनॉक्सिक सेरिब्रल डैमेज results in EEG finding of burst suppression pattern. And then I have spoken regarding, and मैं हार्ड वर्क करके देखो मैंने पिछले स्लाइड पे लिखा है बट मैं फिर भी लिख रहा हूँ ताकि I can make you remember. Periodic lateralized epileptiform discharge. अब यहाँ पर फीचर्स क्या हैं, तो फीचर्स यही हैं कि जहाँ पे T लिखा, मैं जूम इन करता तो बेटर समझ पाओगे, जहां पर भी TT अल्फाबेट है सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रोड्स में जो टेम्पोरल से रिलेटेड है आपको ये एबनॉर्मल वेव्स दिखाई दे रहे हैं जो बार बार आ रहे हैं. सेम इज द केस सुपीरियरली, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड का पार्ट अलग अलग रिप्रेजेंटेड होता है EEG में. तो जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हमें जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मिल रहा है वो सिर्फ T, अल्फाबेट T, जहां पे भी टेम्पोरल लोब्स का रिप्रेजेंटेशन है वहीं पे मेनली मिल रहा है. इनफैक्ट आई जस्ट put the first line more accurately, जहाँ पे टेम्पोरल लोब तक है इन्वॉल्वमेंट, राइट. सो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेम्पोरल लोब का फीचर है और टेम्पोरल लोब लैटरली होता तो प्लेड याद करना है, पीरियोडिक लैटरलाइज्ड एपिलेप्टिफॉर्म डिस्चार्ज. सो दीज आर EEG फाइंडिंग्स. एंड कमिंग बैक टू द मेन एजेंडा, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में EEG से एज अ शॉर्टकट डायग्नोसिस बना सकते हैं. तो इन्वेस्टिगेशनल चॉइस फॉर दिस कंडीशन इज दैट यू विल टेक CSF, डू अ PCR एंड चेक फॉर HSV. So PCR HSV would be the best way to identify HSV1
would be the best way to identify this, क्योंकि HSV2 जो है वो तो जेनाइटल्स पे लीजन्स करता है। क्योंकि मैंने HSV2 से रिलेटेड बोला तो आई वुड जस्ट लाइक टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू से अ क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। उसने बताया कि एक यंग मेल है, वो आया आपके पास में एसटीडी क्लिनिक पे, उस पे जेनिटल्स पे ग्रुप्ड वेसिकल्स ऑन ग्लांस पेनिस है। एसटीडी क्लिनिक पे पेशेंट आया, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्सपोजर की हिस्ट्री है, और बहुत बार तो पेशेंट कुछ बोलता ही नहीं है क्योंकि शर्म के हमारे इंडिया में लोग सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। तो ग्रुप्ड वेसिकल्स हैं ग्लांस पेनिस पे, तो आपको सीधा ही पता है कि हम डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं हर्पेस सिम्प्लेक्स 2 की। लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज होकर उसने कर दिया ग्रुप्ड वेसिकल्स, लेकिन लिखा कि वो डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन में, when I say the word dermatomal distribution, then I mean कि हो सकता है कि वो ट्राइजेमिनल नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में वेसिकल्स आ रहे हैं, या इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में रिब्स के बीच में कंटिन्यूअस लीजन्स आ रहे हैं। Then we are talking about not herpes simplex, but we are talking about reactivation of chickenpox, that is herpes zoster. So do remember, I'll just write the words here also. I've just covered 2 miscellaneous questions here. एक है ग्रुप वेसिकल जेनिटल्स पे, और दूसरा है ग्रुप वेसिकल्स डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन पे। और साथ में फोकस नहीं होना, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। जो मेन फोकस है वो ये है कि एंसेफेलाइटिस से रिलेटेड आपको हमेशा आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, और एंसेफेलाइटिस में हम वेट नहीं करते कि रिपोर्ट आएगी, एम्पेरिकल एसाइक्लोविर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। वो वैसे ही है जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बोल देता हूँ। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के पेशेंट में एडमिशन के कितने टाइम, सस्पेक्टेड केस है अभी, ठीक है, कंफर्म नहीं है, सस्पेक्टेड केस है, अभी अभी आया, न्यूक्लियोरिजिडिटी थी, तो एंटीबायोटिक्स कितने टाइम में देने चाहिए? मतलब 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। सो एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स शुड बी स्टार्टेड इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस विद इन हाउ मच टाइम? द करेक्ट आंसर वुड बी 60 मिनट्स। इन एनी केस ऑफ सस्पेक्टेड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हम वेट नहीं करते कि लंबर पंक्चर की रिपोर्ट आएगी, उसमें टर्बिड सीएसएफ लिखा होगा, न्यूट्रोफिल्स लिखा होगा। वी हैव टू on empirical ground start treatment because it's a medical emergency, otherwise he can develop even seizures. मेनिंजाइटिस में भी लेटर पार्ट में सीजर्स हो सकते हैं। इवन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में तो सीजर लिखा ही होता है, फोकल सीजर, बट इवन एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कैन कंट्रीब्यूट टू सीजर्स। सो एंड फर्दर रेज ऑफ रेज एसिडी ना, तो उसका सेंसोरियम डाल होता जाएगा। So we anyway need to arrest that process, you know, to control the proliferation of the bacteria in the meninges. So we will have to go in for empirical antibiotic therapy. चलिए एक और मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पे डाल देते हैं बिफोर वी प्रोसीड अहेड। ये एक यंग बॉय है 18 इयर्स का, विलेज में, और इसको मेनिंजाइटिस के फीचर आए हैं। ये गांव गया था और हिस्ट्री है स्विमिंग इन स्टैग्नेंट वाटर की। जैसे बारिश के बाद में गांव में लेक में पानी इकट्ठा हो गया, स्टैग्नेंट वाटर था, तो उसने स्विमिंग किया स्टैग्नेंट वाटर में, और उसके कुछ दिन के बाद में आफ्टर फ्यू डेज उसको फीचर आने शुरू हो गए मेनिंजाइटिस से रिलेटेड, जैसे कि हेडेक हो गया, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो गया। फिजिकल एग्जामिनेशन पे न्यूकल रिजिडिटी, कर्निक साइन, ब्रोडजिंकी साइन आना शुरू हो गया। तो ऑर्गेनिज्म बताइए बच्चों। फ्रेश वाटर से ऑर्गेनिज्म नोज से गया, ब्रेन में चला गया, इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी बोलते हैं ना। तो क्या करेंगे? एकेंथामीबा। सो एकेंथामीबा इज द ऑर्गेनिज्म दैट वी टॉकिंग अबाउट, और इसमें जब सीएसएफ स्टडी करेंगे, वेट नोट बनाएंगे, तो उसमें लिखा होगा ट्रोफोसाइट्स इन सीएसएफ। I would like to highlight this fact कि meningoencephalitis की यहाँ बात करें, एक एंथामीबा meningoencephalitis में जो हिस्ट्री लिखी होगी, इसको एडिशनल पॉइंट नोट कर लेना चाहे तो, एक एंथामीबा meningoencephalitis is seen after swimming in stagnant water, and the organism will go by the nose, by the cribriform plate into the brain, and will contribute to these manifestations. The MCQ will always say in the workup of this patient, the CSF will show trophozoites, which can be visualized. क्योंकि अमीबा का ही वेरिएंट है ना, तो इस वजह से ट्रोफोसाइट्स कैन बी विजुअलाइज्ड। नाउ वंस वी आर क्लियर अबाउट द एटियोलॉजीज, मतलब मैंने आपको जो एटियोलॉजीज बताई है वो बैक्टीरियल बताई है, उसके बाद वायरल बताया है, वायरल मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस, एंड फिर ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। फंगल मेनिंजाइटिस के ऊपर मैंने अलग से ही एक डिस्कशन दिया हुआ है, क्योंकि फंगल मेनिंजाइटिस मेनली एड्स पॉजिटिव पेशेंट्स में पूछा जाता है, तो उसका डिस्कशन विल change the entire scope of our discussion। इस वजह से मैंने क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस, या फिर उसकी जगह लिखा होगा क्रिप्टोकोकस गैटियाई, GATTI।
either of the two. They are leading causes of fungal meningitis in immunocompromised patients. Mostly question AIDS positive truck driver लिखे से शुरू होगा और हमेशा फंगल मेनिंजाइटिस के लिए जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एंटी फंगल ड्रग्स दिए जाएंगे, उसमें एम्फोटेरेसिन बी देना है, दैट इज लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। साथ में यूज कर सकते हैं फ्लूसाइटोसिन। ये इनिशियली 2 वीक्स का ट्रीटमेंट होता है और जब आप इसको डिस्चार्ज करते हो तब फ्लूकोनाजोल पे भेजते हैं। सो आई एग्री कि फार्माकोलॉजी वालों ने फ्लूकोनाजोल का इफेक्ट इसमें बताया हुआ है, बट देन डू रिमेंबर फ्लूकोनाजोल इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है। इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट है एम्फोटेरेसिन बी विद फ्लूसाइटोसिन। नाउ एक बार हमें इटियोलॉजी क्लियर है तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स, देखिए पहले तो वो ट्रायड मेंशन कर सकता है। द ट्रायड वुड बी दैट ऑफ फीवर विद हेडेक विद न्यूकल रिजिडिटी, लेकिन ऑल्टर्ड सेंसोरियम में ट्रायड में नहीं आता है। अब ये पढ़ के थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है, बट आई जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई बिफोर यू कि जो क्लासिकल टीचिंग है जो हैरिसन में दे रखी है, बाकी मेडिकल बुक्स में दे रखी है, उसमें ट्रायड में ऑल्टर्ड सेंसोरियम इंक्लूडेड नहीं है। ऑल्टर्ड सेंसोरियम उसने क्यों नहीं इंक्लूड किया ट्रायड में? उसका रीजन यही है कि ऑल्टर्ड सेंसोरियम का जो रीजन है वो तो रेज आइसिटी। सो हम स्ट्रेट अवे नहीं बोलेंगे कि यस दिस पर्सन इज हैविंग, आई मीन ऑल्टर्ड सेंसोरियम को डेवलप होने में भी टाइम लगता है, तो इनिशियल प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही क्लासिकल है। न्यूकल रिजिडिटी की जगह पे he can write the word Kernig sign or he can write the word Brudzinski sign. I'll just show you a couple of images here ताकि आप Kernig and Brudzinski sign वाले component को easily identify कर पाओ। So I'm very sure you have done these activities on your patients in the wards, but we will just have a look at one of them. For Brudzinski sign, I would like to highlight the fact that आपने क्या करना है, आपने simply patient की passively जो neck का flexion कराना है, और जब आप पैसिवली नेक का फ्लेक्शन करा रहे हो, देन व्हाट बेसिकली हैपेंस इन दैट केस इज दैट पेशेंट का नी जॉइंट पे भी फ्लेक्शन आ जाता है। व्हाट यू आर डूइंग इज आपने इस पेशेंट का सिर्फ नेक फ्लेक्शन कराया, एंड जब आपने एक्टिव नेक फ्लेक्शन कराया अपने हैंड से, या बच्चा है तो इस वजह से आपने करवाया, अदरवाइज अडल्ट है तो आप खुद ही बोल दीजिए कि अपनी गर्दन को ऐसे उठा के अपनी चिन को टच करो, तो नेक उठाने पे देयर वुड बी फ्लेक्शन ऑफ द लेग्स ऑफ द पेशेंट आल्सो, सो वी कॉल इट अ ब्रुड्जिंकी साइन। इसके कंपैरिजन में कर्निक साइन में आप उसकी लेग को रेज करते हो। सो यू कैन लुक एट द सेकंड इमेज दैट आई एम शोइंग। इन कर्निक साइन आपने क्या किया, यू हैव कीपिंग वन हैंड ऑफ योर्स ऑन द upper part of the knee joint, that is over the patella, and the second hand just below the, or just at where the Achilles tendon is inserting into the calcaneum bone. So I repeat that again, one hand of yours is on patella, the second hand is underneath the foot of the patient on the heel side, just where the Achilles tendon is inserted into the calcaneum, and then you will raise the leg. So when you will raise the leg of the patient, you will notice that this will cause stretching of the hamstring muscle. जो मसल्स हैं यहाँ पे बैक ऑफ द थाई पे, हैमस्ट्रिंग के मसल्स को स्ट्रेच करेगा, और हैमस्ट्रिंग के जो मसल्स हैं उनकी जो नर्व एंडिंग्स हैं वो तो लंबोसेक्रल स्पाइन से आ रही है, तो वो मेनिंजल इरिटेशन, मेनिंजिस तो ब्रेन में भी होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी होते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे मेनिंजिस की जो स्ट्रेचिंग होगी, क्योंकि नर्व एंडिंग्स भी स्ट्रेच होंगी तो मेनिंजिस की भी स्ट्रेचिंग होगी, तो मेनिंजल इरिटेशन की वजह से यहाँ पर उसको पेन होगा, दैट पेन विल बी इन द बैक एंड बैक पेन इन द बैक ऑफ द थाई। सो एक्सटेंशन ऑफ द नी इज पेनफुल, और या एक्सटेंशन हो नहीं पाता, या एक्सटेंशन हॉरिबली पेनफुल होता है। पर्सन जब आप ऐसे एक्सटेंड करोगे ना लेग को, तो पेशेंट अपना पेल्विस जो है वो बेड से उठाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पेन हो रहा है, तो पेशेंट विल लिटरली मूव विद यू, वी विल लिफ्ट अप हिज पेल्विस and try to move up because it's hurting. So Kernig sign को elicit करने के लिए you will have to use two of your hands, whereas in Brudzinski sign you may not have to even ask the person, I mean आपको neck flexion कराने की जरूरत नहीं है। आप अगर altered sensorium नहीं है तो उसको simply आप कमांड दे सकते हो कि अपनी चिन को अपनी चेस्ट से टच करो सुपाइन पोजीशन से, और जब वो ऐसे टच करेगा तो आप देखोगे कि देयर वुड बी अ नी फ्लेक्शन इन द पेशेंट, हिप में एक्सटेंशन है और नी जॉइंट पे फ्लेक्शन हो जाएगा। सो कर्निंग एंड ब्रुड्जिंकी साइन आर साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड। Subsequently, due to raised ICT, he will start having projectile vomiting. That would be forceful vomiting. प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मतलब यही है कि इसमें नोजिया कंपोनेंट बहुत मिनिमल होता है या नहीं होता है। As the pressure in the brain will rise even further, the consciousness level of the person will reduce. पर्सन बहुत स्लीपी हो जाएगा, ड्राउजी हो जाएगा, कमांड्स को फॉलो नहीं करेगा, एंड सब्सिक्वेंटली तो कोमा में भी जा सकता है। इस टूपरोस पेशेंट को जब आप एग्जामिन करते हो
तो यू विल नोटिस दैट ही विल, अगर आप उसको जबरदस्ती ऊंची आवाज में बोल भी रहे हो कि अपनी आंखें खोलो, तो पर्सन विल लाइक ऐसे आंख बंद रख रहे हो, इज नॉट ओपनिंग द आईज। एक तो देखो हॉस्पिटल में लाइट्स इतनी ब्राइट होती हैं कई बारी, कैजुअलिटी में तो खासकर, तो पर्सन इज कीपिंग हिज आईज शट, इज लाइक partially trying to open then keeping it closed only, so photophobia का component is always present। and pupils जब देखोगे उसके लिए obviously आपको you need to force him to open his eyes, so you will notice that pupils will be dilated but they are poorly reacting to light। in fact bilaterally आपको मिल सकते हैं dilated poor reaction to light। अगर मैं बोलता कि underactive pupils हैं तो then तो it's always a cause of concern because a patient might be going into brain death due to posturing already। आपने नोट उसको वो पेशेंट लाया ही बहुत देर से गया। लेकिन अगर यहाँ पे रेज एसिटी ट्रीट ना किया जाए तो पोस्टरिंग डेफिनेटली पॉसिबल है। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ कि पहले जो पोस्टरिंग होती है वो होती है डीकॉर्टिकेट, जिसमें आर्म्स में फ्लेक्शन होता है, और उसके बाद में आर्म्स में भी एक्सटेंशन है, लेग्स में तो पहले से ही था, तो उसको बोलते हैं डीसेरिब्रेट पोस्टरिंग। दिस टेल्स यू द फैक्ट दैट ही इज मोर क्लोज टू पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेन डेथ, एंड मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसा ना हो पाए। रेज एसिटी के लिए मल्टीपल टाइम्स ये डिस्कस हो चुका है कि सिक्स्थ नर्व पैल्सी इज अ फॉल्स लोकलाइजिंग साइन। उसको फॉल्स लोकलाइजिंग साइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिजीज नर्व में नहीं है, डिजीज तो बस उसे इसलिए क्योंकि नर्व उस रास्ते से जा रही है जहाँ पे प्रेशर पड़ा हुआ। तो सिक्स्थ नर्व का वैसे भी लॉन्गेस्ट सबरेक्टोइड कोर्स होता है, लॉन्गेस्ट सबड्यूरल कोर्स होता है, तो क्योंकि उसका वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंट्राक्रैनियल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, सब ड्यूरल बोल रहा हूँ या सब अरेक्नॉइड बोल रहा हूँ, तो क्योंकि वो मेनिंजेस के थ्रू जा रही है, एंड देयरफॉर जब प्रेशर इंक्रीज होगा ड्यूरल स्पेस में, प्रेशर इंक्रीज होगा सब अरेक्नॉइड स्पेस में, तो वो नर्व इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इस वजह से इसको फॉल्स लोकलाइजिंग साइन बोलते हैं। मैं फिर से अलर्ट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम नर्व में नहीं थी, वो तो उस रास्ते से जा रही थी या प्रेशर बढ़ा हुआ, तो सिक्स्थ नर्व पैल्सी हो गई, जिसकी वजह से वो सिम्टम में लिख सकता है डिप्लोपिया ऑन लुकिंग लैटरली। इसके अलावा अगर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, तो मैं उसको अलग से डिस्कस करूंगा इसके बाद वाले पार्ट पे। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में तो इवन दे कैन बी फोकल डेफिसिट्स इन द पेशेंट, क्योंकि टीबी का जो बैक्टीरिया है वो ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करता है, एंड आर्टेराइटिस हो जाता है, और उस एंड आर्टेराइटिस के रहते द पर्सन कैन एंड अप विद मोनोप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया, हेमीप्लीजिया। सो लेग पैरालिसिस, आर्म पैरालिसिस कैन बी अ फीचर दैट कुड बी सीन स्पेशली इन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिनके साथ में एक मेनिंजाइटिस वाला पेशेंट आपके पास आएगा, एंड मोस्टली जो प्रेजेंटेशन होगी रूटीन केसेस की वो तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के केसेस की होगी। इन सारे केसेस में वर्कअप के लिए आपको सबसे पहले ब्लड कल्चर करना है। लंबर पंक्चर राइट नहीं करते, पहले ब्लड कल्चर करते हैं, फिर सिटी स्कैन करके आप इमेजिंग करके देखते हो रेज एसिटी है कि नहीं, मैनिटॉल देके प्रेशर कम करते हो, फिर लंबर पंक्चर करते हो। लंबर पंक्चर वेट कर सकता है, लेकिन एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स की डोज वेट नहीं करती। अब जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो मोस्ट डॉक्टर्स की क्वेरी ये होती है कि सर आपने अगर एंटीबायोटिक पहले से ही दे दी है तो क्या वो लंबर पंक्चर की फाइंडिंग को चेंज नहीं कर देंगे? तो आंसर है कि नो। सिंगल डोज ऑफ एंटीबायोटिक गिवन एट एडमिशन इन अ सस्पेक्टेड केस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से लंबर पंक्चर फाइंडिंग चेंज नहीं होती है। आपको फिर भी पस मिलेगा ही मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, शुगर कम होगी, प्रोटीन्स बढ़े हुए होंगे, और इवन अगर आप इसका ग्राम स्टेन बना के कल्चर करना चाहते हो तो कल्चर भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक डोज आपने दे तो दी है लेकिन उसको एक्ट करने में टाइम लगेगा। सो यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम्स विद डायग्नोसिस, या ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिज्म का डायग्नोसिस मिस हो जाएगा, ईटियोलॉजिकल डायग्नोसिस मिस नहीं होगा। तो एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स इन एबीएम should be started ideally within 60 minutes of admission. The basic concept is कि आपको क्या करना है, तो वर्कअप में दो विल डिस्कस दैट सेपरेटली। ब्लड कल्चर तो करना ही, इमेजिंग करनी है, एम्पेरिकल एंटीबायोटिक दे दो, फिर लंबर पंक्चर करना है। सो लंबर पंक्चर रिलैक्स तरीके से करना है जब उसकी रेज एसिटी वाला ट्रीटमेंट हो चुका है, मैनिटॉल दिया जा चुका है, पैप्लाडीमा का कंपोनेंट रिजॉल्व हो चुका है। एमसीक्यू वाइज याद रखिएगा, विद इन 60 मिनट्स ऑफ एडमिशन, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, वी शुड बी डूइंग दिस एक्टिविटी। नेक्स्ट एक एल्गोरिथम बता रहा हूँ, ये एक्चुअली थोड़ा पिछले एडिशन ऑफ हैरिसन का है, बट स्टिल यू नो इट्स वर्थ द एफर्ट। दैट अगर एक पेशेंट आए जिसको हेडेक है, फीवर है और न्यूकल रिजिडिटी, मैं प्लस माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पेशेंट का कॉपरेशन बहुत जरूरी है न्यूकल रिजिडिटी को एलिसिट करने के लिए। मान लो किसी को वैसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस तो स्पाइन है ओल्ड एज में, तो कॉपरेट नहीं कर पाएगा, बच्चा कॉपरेट नहीं कर पाएगा, तो न्यूकल रिजिडिटी कई बार प्रेजेंट तो होती है पर आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते, या हो सकता है कि ओवर डायग्नोसिस भी कर सकते हैं।
ओवर डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। तो तभी मैंने इसको प्लस माइनस लिखा, द वे इट इज गिवन द फ्लो चार्ट, आपको ये बताने के लिए कि न्यूक्ल रिजिडिटी थोड़ी सब्जेक्टिव फाइंडिंग है। एग्जामिनर और पेशेंट दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो अगर लैकिंग है, कम्युनिकेशन लैकिंग है, तब भी पर्सन जो है इनवॉलेंटरली अपनी नेक को स्टिफ कर सकता है। तो कभी भी अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है जिसको ये तीनों सिम्टम प्रेजेंट है, तो हम आगे देखते हैं कि क्या इसमें ऑल्टर्ड सेंसोरियम है या नहीं। अब मैं क्लियर कर दूं, मेनिंजाइटिस में भी तो ऑल्टर्ड सेंसोरियम होता है ना। वो क्यों होता है? रेज एसिडिटी की वजह से होता है, क्योंकि देखो जैसे जैसे ब्रेन में प्रेशर बढ़ेगा तो जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो कंप्रेस हो जाता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ठीक से फायर नहीं कर पाता। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमें अलर्ट रखता है, अवेक रखता है। अगर आप ड्राउजी फील कर रहे हो अभी, तो आप चाय कॉफी पियोगे, एक्सरसाइज करोगे, पुशअप्स करोगे, तो आपने 10 पुशअप लगाए, तो एकदम से जो सर्कुलेशन इंक्रीज होती है तो नींद एकदम से गायब हो जाती है। सो ऑल्टर्ड सेंसोरियम इन मेनिंजाइटिस जो डेवलप होता है वो इन्फेक्शन की वजह से ऑल्टर्ड सेंसोरियम नहीं, वो तो रेज आईसीटी का फीचर है। रेज आईसीटी तो मल्टीपल रीजन से हो सकता है। तो सपोज एक पेशेंट आया जिसमें हेडेक, फीवर, प्लस माइनस न्यूक्ल रिजिडिटी और ऑल्टर्ड सेंसोरियम प्रेजेंट है, और मैं यहाँ यस लिख रहा हूँ, तो क्या क्या मुझे सोचना है दैट कुड बी एक्सप्लेनिंग कि ऑल्टर्ड सेंसोरियम प्रेजेंट है। वन कुड बी डिजीज जो कि पोस्ट वैक्सीन के बाद में मिलता है, वो भी जो पुरानी जनरेशन की वैक्सीन है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एट योर एज, तो रेबीज के लिए ये रैबीपुर और वीरो रैब नहीं आती थी, तो माउस ब्रेन, मार्क माय वर्ड्स, थे माउस ब्रेन वैक्सीन आती थी, जिसको लगाते हुए हम डरते थे। क्यों? क्योंकि उसको लगाने से ये हो जाता था एक्यूट डिसेमिनेटेड इंसेफेलोमाइलाइटिस। तो ये जो प्रेजेंटेशन मैंने अभी आपके सामने लिखी, ये this complication is usually seen in children after vaccination, especially with respect to like a mouse brain derived vaccine for rabies. Then is meningoencephalitis, मतलब दोनों चीजें एक साथ हैं। तो एंसेफलाइटिस कंपोनेंट जो है वो अनकॉन्शियस करा रहा है पर्सन को, मेनिंजाइटिस वाला कंपोनेंट न्यूक्ल रिजिडिटी कर रहा है। देन कैन बी मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी। भाई मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी में मैंने लिखा प्लस माइनस न्यूक्ल रिजिडिटी, तो हो सकता है कि न्यूक्ल रिजिडिटी तो नहीं है पर ऑल्टर्ड सेंसोरियम तो प्रेजेंट है ना। मेटाबॉलिक एंसेफेलोपैथी जैसे कि यूरेमिक एंसेफेलोपैथी या हेपेटिक एंसेफेलोपैथी ड्यू टू अमोनिया, और इट कुड बी अ इंट्राक्रैनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन इन अ पेशेंट। तो अगर ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस को कंसीडर करना है कि हेडेक विद फीवर प्लस माइनस न्यूक्ल ऑल्टर्ड सेंसोरियम प्रेजेंट है, यस है, तो ये 4 डिफरेंशियल्स कंसीडर करने हैं। अगर नहीं है तो मेनिंजाइटिस के अर्ली केसेस में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेनिंजाइटिस के अर्ली केसेस में तो ऑल्टर्ड सेंसोरियम नहीं होता। यहाँ पे देखो मोस्ट डॉक्टर्स की बारी यही आती है कि सर हमने तो ऑल्टर्ड सेंसोरियम देखा मेनिंजाइटिस में, तो यार वो इसलिए देखा बिकॉज पेशेंट देर से आया, और ऑल्टर्ड सेंसोरियम क्यों हुआ? वो इन्फेक्शन ने थोड़ी ना ऑल्टर्ड सेंसोरियम कर दिया, वो तो रेज आईसीपी हो गया, इस वजह से हो गया। तो जो लेफ्ट मैंने कॉजेज बताए हैं वो डायरेक्टली रेज आईसीपी करते हैं। फलमेट हेपेटिक फेलियर में भी रेज आईसीपी हो जाता है, तो हम मैनिटोल दे रहे होते हैं। So basically the point is to make you understand that raised intraocular pressure can even be seen in metabolic encephalopathies. Infective process तो है ही है, तभी तो हमने broad spectrum रखना है। इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि अब करना क्या है, तो करना यही है कि जैसे लेफ्ट साइड की अगर बात करेंगे तो अब क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। The steps I will do in this person will be one, I will obtain a blood culture। वो तो इम्पोर्टेंट और इम्पेरेटिव है ही है, क्योंकि अगर कोई भी लीजन है जो ऑल्टर्ड सेंसोरियम कर रहा है, इन्फेक्टिव है, तो मुझे ब्लड के रास्ते क्या होगा, तो ब्लड कल्चर किया ही किया। उसके बाद में गिव अ शॉट ऑफ एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स। एबी का मतलब है एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, एंड देन सब्सिक्वेंटली वी विल बी डूइंग इमेजिंग ऑफ द पेशेंट। इमेजिंग मतलब सिटी स्कैन, और अगर उसमें रेज एसिटी रूल आउट हो जाता है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप किया जाता है दैट इज लंबर पंक्चर। ये जो मैंने डेटा रेड में लिखा, ये आपको ये समझाने के लिए था कि कभी भी किसी भी केस में सीधा लंबर पंक्चर आंसर नहीं करना है। पहले आप इन्फेक्टिव इटियोलॉजी के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल उसको आइडेंटिफाई करिए, एम्पेरिकल एंटीबायोटिक से सर्वाइवल चांसेस बढ़ाइए, इमेजिंग करके रेज एसिडी को रूल आउट करिए, और उसके बाद में डेफिनेटली लंबर पंक्चर करना है। और वैसे ही मान लो मेनिंजाइटिस बन रहा है, क्लासिकल ट्राइड के साथ आया था, फीवर, हेडेक, न्यूक्ल रिजिडिटी, अभी ऑल्टर्ड सेंसोरियम नहीं है, तो करना तो मुझे फिर भी यही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सब्सिक्वेंटली मतलब ये स्टेप्स मैं कब उठाऊंगा, ये स्टेप्स उठाऊंगा अगर मुझे यहाँ पे कुछ फीचर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। वो फीचर्स हैं कि जैसे सब्सिक्वेंटली पेशेंट में पेप्लोडीमा आना शुरू हो जाए, या वो लिखता है कि फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आने शुरू हो जाए,
या पर्सन की ऑलरेडी इम्यूनिटी रिलेटिवली लेस है, या फिर पर्सन को हेड ट्रॉमा है, तो हेड ट्रॉमा के बाद में भी मेनिंजाइटिस का इंसिडेंस हो सकता है, या पर्सन को साइनोसाइटिस है, कोई ना कोई रिस्क फैक्टर। ये टेबल इसलिए आपको बताया गया है नॉट टू हाईलाइट कि भाई कि मेनिंजाइटिस में अल्टर्ड सेंसोरियम नहीं हो सकता। ये टेबल इसलिए बताया गया है आपको ये समझाने के लिए कि चाहे अल्टर्ड सेंसोरियम हो या ना हो, आपको सीधा लंबर पंक्चर नहीं करना होता। आपको पहले ऑर्गेनिज्म, अगर मतलब इन्फेक्टिव कॉज की बात करें, पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेप उठाना है। उसके अगले स्टेप में आपको एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स देने हैं, वैलिड है तो देन नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन करके रेज एसिडिटी को रूल आउट करना है, और उसके बाद में लंबर पंक्चर करना है। लंबर पंक्चर में क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी इसको मैंने अगले सेकंड पार्ट में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए तो बहुत ही क्लासिकल फीचर्स हैं, तो उनको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। One will be that CSF will be showing at least normal होते हैं, I would say 0 to 4 lymphocytes, यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। और जब ये लेक्चर मैंने स्टार्ट किया तो आपने देखा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में जो टेस्ट ट्यूब आपको दिखाई उसमें जो CSF था वो बिल्कुल पुरलेंट CSF था। सो यू विल बी, आपने लंबर पंक्चर लॉट्स ऑफ टाइम किया होगा, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स भी लंबर पंक्चर में डिस्कस करेंगे, बट दिस वुड बी ऑन ग्रॉस अपीयरेंस अ टर्बिड CSF and would be having more than 1000 neutrophils and the CSF sugar will be less। वो शुगर क्यों कम हो जाती है? क्योंकि न्यूट्रोफिल्स और बैक्टीरिया शुगर को कंज्यूम कर देंगे। शुगर कम हो जाती है तो वो क्या लिखेगा, वो वर्ड लिख देगा हाइपोग्लाइकोरेकिया। जैसा को होता है हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर की कमी, तो उसने सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया हाइपोग्लाइकोरेकिया क्या होता है। हाइपोग्लाइकोरेकिया का मतलब होता है कि CSF का शुगर कम हो गया, देन प्रोटीन्स एलिवेटेड हो जाएंगे। आप लोग बताओ प्रोटीन्स क्यों बढ़ते हैं? इन्फेक्शन है ना, एंटीबॉडी बनेगी ना, और अगर एंटीबॉडी बनेगी तो एंटीबॉडीज गामा ग्लोबुलिन होती है, तो प्रोटीन कंपोनेंट बढ़ जाएगा। जो ओपनिंग प्रेशर है उसको मेजर कर सकते हैं मैनोमीटर लगा के, तो ओपनिंग प्रेशर हमेशा एलिवेटेड होगा विच वुड बी मोर देन 180 मिलीमीटर्स ऑफ वाटर। मैंने रेज एससीपी में तो आपको मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में बताया है, तो 10 से 20 नॉर्मल प्रेशर होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, और कई बार वो जानबूझ के मिलीमीटर ऑफ वाटर पूछ लेता है, तो जैसे ही वो चाहे आई मीन उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हो। एंड देन हम चेक कर सकते हैं फॉर CSF वर्सेस सीरम ग्लूकोज। सो ये जो रेशो है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो CSF का ग्लूकोज है वो तो कम हो जाता है। नॉर्मली जो ग्लूकोज होता है CSF में वो टू थर्ड्स ऑफ द ब्लड ग्लूकोज या सीरम ग्लूकोज होता है। फिर से बात कर रहा हूँ, अगर इस टाइम पे आपकी ब्लड शुगर 100 है तो आपका CSF शुगर 66 होगा। I'll just write it here. Normal CSF sugar is always gonna be 2/3 of the blood sugar or the serum sugar values। मतलब अगर आपका ब्लड शुगर इस टाइम पे 100 है तो CSF शुगर 66 है। अगर ये 40% से कम हो जाता है, जो कि 40% ना लिख के लिखेगा 0.4, तो ये अगेन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के फेवर में जाता है। सो द डायग्नोसिस ऑफ दिस कंडीशन इज वेरी वेरी क्लियर। और एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स में हम क्या देंगे, तो कॉमनेस्ट जो एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं, जो ये पार्ट 2 में भी डिस्कस होगा स्पेसिफिकली, सेफ्ट्रियाक्सन एडल्ट पेशेंट की बात कर रहा हूँ, तो क्या क्या देंगे, तो सेफ्ट्रियाक्सन और वैंकोमाइसिन देते हैं। ये प्रोटोकॉल दोनों एंटीबायोटिक देने का इस्तेमाल होता है 3 मंथ से अप टू 55 ईयर्स। 3 महीने से छोटी एज पे और 55 साल के बाद में, क्योंकि लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स आ जाता है तो एम्पिसिलिन ऐड हो जाता है। और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स जो है वो एक्सट्रीम्स ऑफ एज में मिलता है, या तो वो बहुत छोटे बच्चों में मिलेगा या 55 साल के बाद में मिलेगा, और वो सेंसिटिव इन दोनों को नहीं है, वो सेंसिटिव है एम्पिसिलिन को। सो देयरफॉर these are some very fundamental details which I would like you to remember for this topic। and well I can just say कि ये वाला जो लेक्चर है जो मैंने बोला, इसमें से आई वुड से कि 90% डेटा आप ऑलरेडी जानते हैं। कोई 10% ही पॉइंट हो सकते हैं कि जैसे एंटीबायोटिक कितना टाइम में देना है, या रेज एसिडिटी से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स बोले हो, which are maybe the additional points that you've learned, but you just need to integrate all of these facts together। and Cryptococcus neoformans के लिए तो आपने अलग से जो इसके आगे एक लेक्चर छोड़ के जो लेक्चर दिया हुआ है CNS infections in AIDS positive patients, उसको जरूर सुनना है, because obviously AIDS is again a topic जिसपे usually 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। So thank you so much guys for your patience and hearing me out, and keep working, and I'm very sure कि जितनी आप मेहनत करोगे तो उतने आप फैक्ट्स स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, राइट? विराट कोहली के जैसे स्ट्राइक रेट रखना है, मतलब डबल डिजिट्स में ट्रिपल डिजिट्स की तरफ जाने की कोशिश करनी है। ऑब्वियसली मैं क्रिकेट से कोरिलेट कर रहा हूँ, बट देन ट्राई टू इंप्रूव योर स्ट्राइक रेट इन द क्वेश्चंस बाय एक्सक्लूजन कैपेबिलिटी।
तो क्वेश्चंस रेगुलरली करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेरीज ऐसे आए कि सर हमने थ्योरी पढ़ा, एमसीक्यू बहुत टाइम बाद की, क्यों? क्योंकि लगा कि एमसीक्यू तुरंत नहीं करने चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अभी टॉपिक पढ़ा अभी एमसीक्यू कर लो, बट ठीक है, आपने अगर टॉपिक पढ़ा तो उसके 1-2 दिन में उसके क्वेश्चंस भी कर लो ना, ताकि खत्म हो जाए। क्योंकि आप मेडिसिन को जितना प्रलॉन्ग करोगे ना, कि 1 महीना मेडिसिन चल रही है, ऐसे नहीं करो। आप अगर मुझे मेंटर मान के यू आर लिसनिंग टू मी, ऑल आई वांट फ्रॉम यू इज कि 15 दिन लगा के खत्म कर दो एक बार एक सिंगल रीड, ताकि जो अगला रीड हो वो 7 डेज का हो जाए। तो आई वांट अबाउट एक पूरे साल की तैयारी में मुझे सिर्फ 22 डेज चाहिए। 15 दिन पूरे फर्स्ट रीड में, 7 दिन की रीडिंग सेकेंड वाली, एंड देन थर्ड रीडिंग के लिए तो खैर रैपिड रिवीजन आ जाता है, उसकी बात अलग से करेंगे। बट देन दिस इज मिनिमम इनपुट जो मैं चाहता हूँ, आप टाइम डेज इसको दें पढ़ाई को, तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर हियरिंग मी। हाय गाइस, वेलकम बैक। अभी हम बात करेंगे वर्कअप ऑफ अ केस ऑफ मेनिंजाइटिस की, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर दिया है कि हम सबसे पहले पेशेंट में ब्लड कल्चर करेंगे और उसके बाद में एम्पेरिकल एंटीबायोटिक थेरेपीज को स्टार्ट कर दिया जाएगा, व्हिच शुड बी डन विद इन 60 मिनट्स ऑफ अराइवल इनटू द हॉस्पिटल। Assuming the fact कि सिंगल शॉट नेफ्सेफ्ट्रैक्सन दी जा चुकी है, अब हम सिटी स्कैन करेंगे। दिस इज मेनली टू इवेलुएट प्रेजेंस ऑफ रेज आईसीपी। अगर आपके पास में सिटी स्कैन की फैसिलिटी नहीं है तो आप फंडस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, दोनों तो कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। एंड देन वंस मैनिटोल हैज बीन गिवन टू लोअर द रेज आईसीपी, दैट इज व्हेन लंबर पंक्चर विल बी डन। आप लंबर पंक्चर के लिए जो नीडल यूज करते हैं उसका नाम आपने मुझे बताना है। आपने देखा होगा कि उसका जो बेवल होता है वो डबल एज ब्लेड के साथ काफी शार्प होता है, और एक और लंबर पंक्चर नीडल मैं जो यूज कर रहा हूँ उसका जो टिप है वो रिलेटिवली राउंडेड है, क्योंकि ये एट्रोमेटिक नीडल है। और इसके साइड में यहाँ पे देयर वुड बी अ स्मॉल ओपनिंग जहां से सीएसएफ फ्लो आउट कर सकता है। तो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि लंबर पंक्चर नीडल का नाम बताइए। पहली वाली नीडल को मैं कैजुअली बोल सकता हूँ ट्रोमैटिक लंबर पंक्चर नीडल, दूसरी वाली को एट्रोमैटिक बोल सकता हूँ। आप पहली बार लंबर पंक्चर करेंगे अपने कैरियर में तो आप ट्रोमैटिक वाले को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं होती लिगामेंट्स को टियर करने की। लेकिन 1-2 बार आपने प्रोसीजर कर लिया, फिर आपको खुद ही रियलाइज होगा कि जो कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक की, वो ट्रोमैटिक वाले नीडल के साथ में ज्यादा होती है, क्योंकि उसका जो कटिंग एज है, जो बेवल है, उस पर डबल एज ब्लेड है, तो ड्यूरामेटर के फाइबर्स में टीयर ज्यादा होता है। जबकि जो एट्रोमैटिक नीडल है उसमें ट्रॉमा लेस होने की वजह से पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक का इंसिडेंस रिलेटिवली लेस होता है। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, एक बार आप स्किल गेन कर लेते हैं तो आपको एट्रोमैटिक नीडल को इस्तेमाल करना। जो नाम आपको आना चाहिए दैट वुड बी कि जो पहली वाली नीडल है ट्रोमैटिक वाली, उसका नाम है कुनकेज नीडल, लेकिन जो उसके नीचे दे रखी है दैट वुड बी कॉल्ड एज स्प्रॉटेज। तो दोनों में से कोई सी को भी यूज कर सकते हैं। मैंने बोला कि जब लैक ऑफ एक्सपीरियंस है तो अगर आप थोड़ी ब्लंट वाली नीडल यूज करेंगे तो हो सकता है आप ठीक से पियर्स ना कर पाए और लेयर्स को फील ना कर पाए। तो इनिशियली इट इज कुनकेज, बट देन वंस यू गेन एक्सपीरियंस देन स्प्रॉटेज नीडल वुड बी यूज्ड। अब साइड तो आप जानते ही हैं, L3 L4। पेशेंट विल बी इन लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन। हम सेटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, बट सिक पेशेंट है, गिर जाएगा, किसी की सपोर्ट की जरूरत होगी कि उसको होल्ड करे, तो बेटर है कि हम लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में करें एज कम्पेयर टू सेटिंग पोजीशन। उसने बोला कि जब आप प्रोसीजर करते हो तो जो बेवल है वो बेवल अप होना चाहिए या बेवल डाउनवर्ड होना चाहिए या लैटरली होना चाहिए। तो जब क्विंकस नीडल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बेवल अप होना चाहिए। उसके बाद जब हम आगे प्रोग्रेस करेंगे तो यू विल बी कटिंग थ्रू द वेरियस लिगामेंट्स जिनके लेयर्स के नाम आपको आने चाहिए। जब हम नीडल को आगे पुश फॉरवर्ड करते हैं, जो प्रोग्रेस ऑफ द नीडल होती है उसमें आपको स्ट्रेट जाना है। मतलब आपने नीडल डाला, लैटरल डिक्यूबिटस में पेशेंट है, आपने नीडल डाला, बेवल अप, स्ट्रेट जाना है, सेफ्लार्ड जाना है या कॉर्डल जाना। आपका आंसर होगा कि जो प्रोग्रेशन ऑफ द नीडल है वो स्लाइटली सेफ्लार्ड होनी चाहिए, 10 डिग्री सेफ्लार्ड। वो किताब में ऐसा लिखता है एम फॉर द अम्बिलिकस ऑफ द पेशेंट, क्योंकि आप मेंटली विजुअलाइज करें, बैक से पोक कर रहे हैं L3 L4 पे,
and then you will have to go slightly cephalad 10 degrees पे. So progression of the needle, दो अलग अलग बातें हैं, और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लंबर पंक्चर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें उसने पूछा हुआ all are correct about the procedural steps for lumbar puncture except. So bevel is up and the progression of the needle is slightly cephalad. So objective is aim for the umbilicus of the patient, and you will be cutting through the various layers now. So we will now practice what are the layers which we'll be progressing through and when is lumbar puncture contraindicated. For contraindication, I can just make you practice here. This too you already know, so there is nothing new about it. Raise ICP. If you do it right away, तो होगा क्या कि ब्रेन स्टेम एकदम से सिंक कर जाएगी नीचे फोरामन मैग्नम की तरफ, कंप्रेस हो जाएगी ब्रेन स्टेम, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है. Then another can be bleeding diathesis. अगर कोई पेशेंट वारफेरिन पे है और उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम डबल डिजिट्स में, मान लो प्रोथ्रोम्बिन टाइम उसका 15 टाइम्स ऑफ नॉर्मल है, उसको आप लंबर पंक्चर कर रहे हो मान लीजिए सीएनएस इवेंट के लिए, तो देयर कैन बी ब्लीडिंग विद रिस्पेक्ट टू आई मीन ब्लीडिंग इनटू द टिश्यू ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्लीड लोकल हेमाटोमा विल आल्सो occur. That would be a nasty one. You cannot do lumbar puncture अगर उसको लोकल साइट पे इन्फेक्शन है, जैसे पायोडर्मा है, पस्ट्यूल्स हैं, तो एपिड्यूरल एब्सेस हो जाएगा. अगर स्पाइन में डिफॉर्मिटी है जैसे काइफोस्पोलियोसिस, तो हेरोइक्स दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नीडल आप नेविगेट नहीं कर पाओगे ना आगे की तरफ, क्योंकि स्पाइन डिफॉर्मिटी है तो नर्व रूट्स को डैमेज कर सकते हो, बोन में नीडल पोक कर रहे हो बार बार, ग्रेटिंग साउंड आएगा द नीडल अगेंस्ट द बोन, तो कोई पॉइंट ही नहीं. लास्ट जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो पोलियोमाइलाइटिस, वो अभी इंडिया से तो इरेडिकेट हो गया लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान में अभी भी है. व्हेन आई वाज एट योर एज तो पोलियोमाइलाइटिस के काफी केस आते थे, अभी तो क्योंकि इरेडिकेटेड है तो आपको जस्ट कंप्लीशन के लिए बता रहा हूँ कि पोलियोमाइलाइटिस में कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करते, क्योंकि कोई भी अगर इन्वेजिव प्रोसीजर करते हो तो उससे जो स्पीड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस होता है वो इंक्रीज हो जाता है. I repeat the fact again, in poliomyelitis all invasive procedures are contraindicated. In fact हम उनको IM इंजेक्शन भी नहीं लगाते, IV भी नहीं लगाते during paralytic polio stage, क्योंकि पैरालिटिक पोलियो स्टेज में अगर आप कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर करते हो तो स्पीड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस और पैरालिसिस होने की जो इंसिडेंस है, सीवियरिटी है, वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है. नाउ अज्यूमिंग द फैक्ट कि रेज आईसीपी वाला पार्ट आप ऑलरेडी रूल आउट कर चुके हैं, वी विल नॉट टॉक अबाउट कि जब आप नीडल को प्रोग्रेस करेंगे तो कौन कौन से लेयर्स के थ्रू वो नीडल जाएगी. यू कैन सी अगेन इन द डायग्राम और इन द इमेज दैट आई हैव शोन यू, जो ए है दैट इज क्विंकेज नीडल और जो बी है दैट इज प्रोटेज नीडल. And because they have just simply given this needle and said कि क्या needle का नाम है, तो बहुत सारे लोगों ने सिंपल बोला लंबर पंक्चर needle पर नाम नहीं ध्यान आ रहा, that is Quincke's needle, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया. अब जो लेयर्स आप पियर्स करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड, तो सबसे पहले तो स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू ही है, लेकिन उसके बाद में जो पियर्स करते हैं वो है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, उसके बाद आ जाता है इंटरस्पाइनस लिगामेंट, उसके बाद आ जाता है लिगामेंटम फ्लेवम. रिपीट द स्टेटमेंट वंस अगेन, उसने लिगामेंटम डेंटिकुलेटम लिख दिया, लिगामेंट डेंटिकुलेटम नहीं, लिगामेंटम फ्लेवम, और इसके पीछे जाएंगे तो ड्यूरामेटर होगा, और ड्यूरामेटर जो है वो पता, लिगामेंटम फ्लेवम को पियर्स करो तो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, जो कटिंग है जो नीडल इतना तेज है कि वो ड्यूरामेटर तक जाके उसको पॉप पकड़ देगा, तो पॉप साउंड सुनाई भी दे सकती है और आपको फील भी होगा कि एकदम से रेजिस्टेंस गिव अवे हो गया. तो जैसे ये स्ट्रेट लाइन मैंने जो बनाई, ये हम ले सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ड्यूरामेटर, और इसके पीछे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है. तो जब हम प्रोसीजर करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है दैट वी आर गोना गो लाइक दिस, एंड लिगामेंटम फ्लेवम को पियर्स करने के बाद में जो तीसरी रेजिस्टेंस है, पहले सुप्रास्पाइनस की, फिर इंटरस्पाइनस की, फिर लिगामेंटम फ्लेवम की, फिर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो कटिंग है जो नीडल है वो इतना शार्प है कि उसके जो टिप है वो ड्यूरामेटर के फाइबर्स को सेपरेट कर देगा और सीएसएफ ऑब्टेन हो जाएगा. लेकिन कुछ डॉक्टर्स बहुत एंथुजियास्टिकली जब प्रोसीजर कर रहे होते हैं पहली बारी, तो ऐसा हो सकता है कि यू माइट पुश द नीडल टू फार. जैसे इस डायग्राम में मैंने पिछले डायग्राम के कंपैरिजन में सिर्फ इतना दिखाया that the doctor has first gone into the posterior to the durameter, obviously CSF obtained करने के लिए, so you are punching a big hole in the durameter going inside, और जब आप उसको विड्रॉ करोगे नीडल को, तो क्योंकि इसका जो कटिंग है जो था बहुत शार्प होता है, तो अंदर जाते हुए फाइबर को काटेगी जो ड्यूरामेटर के फाइबर्स हैं, और वापस आते हुए भी उनके एजेस को इवर्ट कर देगी. तो हो सकता है कि जब आपने नीडल को इवर्ट किया तो यहाँ पे एक ऐसे डिफेक्ट क्रिएट हो गया, उसके एजेस इवर्टेड है और इसके रास्ते यहाँ से कंटिन्यूसली CSF कर सकता है, और उसके जैसे मैंने बताया पोस्ट लंबर पंक्चर हेडिंग डेवलप हो जाती है.
तो लंबर पंक्चर का जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, जो दिक्कत है, वो यही है कि आप जहाँ पे भी पॉसिबल हो एट्रोमेटिक नीडल को यूज करें, अदरवाइज पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक के साथ में आपको डील करना पड़ेगा। अब हमें क्योंकि पता ही है कि पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज कि हम स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट एडवाइस कर सकते हैं फॉर फ्यू आवर्स। और क्योंकि हर किसी की पेन टॉलरेंस थोड़ी डिफरेंट होती है, तो कई बार हम पेन किलर भी दे सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं पेन किलर का, डिक्लोफेनाक सोडियम का। तो पर्सन की हेडेक यूजुअली रिजॉल्व हो जाएगी अगले 8 घंटे के अंदर। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल है कि आपने पेन किलर का इंजेक्शन भी लगा दिया, बेड रेस्ट भी दिया, पर हेडेक परसिस्ट कर रहा है, लेकिन इसे 24 घंटे हो गए लंबर पंक्चर किए हुए, फिर भी हेडेक परसिस्ट कर रहा है। तब आप क्या कर सकते हैं, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लंबर पंक्चर हेडेक, परसिस्टेंट लंबर पंक्चर हेडेक इज कैफीन। थोड़ा सरप्राइजिंग है बट दैट इज हाउ इट इज गिवन कि आपको या तो कैफीन यूज करना है या ओपियोइड्स यूज करना है, जैसे कि कोडीन। कोडीन बाद में इसलिए लिखा क्योंकि आप जानते हो कि ओपियोइड्स के साथ में कॉन्स्टिपेशन होती है, तो कॉन्स्टिपेशन से क्या होगा कि अगर वो दोबारा से स्ट्रेन करेगा, तो स्ट्रेन करने के जैसे यहाँ से सीएसएफ निकलेगा, तो स्टूल पास करते हुए भी सिर दर्द होगा, खांसी करते हुए भी सिर दर्द होगा। इनफैक्ट आपने कभी बात करी हो लंबर पंक्चर के बाद करने के बाद में पेशेंट से, तो ये बोलता है कि सर आपके प्रोसीजर ने मेरी लाइफ हेल्प कर दी, कि खांसने पे खांसता भी हूँ, हंसता भी हूँ, रोता भी हूँ, यूरिन पास करता है, स्टूल पास करता है, कोई भी स्ट्रेनवस काम करता है, तो यहाँ से गश होगा ना सीएसएफ का, और एकदम से क्योंकि प्रेशर चेंज होगा तो ब्रेन अपनी पोजीशन से डिसलॉज होगा, तो ड्यूरा मैटर पे ट्रैक्शन आएगी। मैंने बोला उसने खांसी करी, सीएसएफ यहाँ से गश निकला, तो प्रेशर एकदम चेंज होने के जैसे ड्यूरा मैटर पे ट्रैक्शन आई, ड्यूरा मैटर में ट्राइजेमिनल नर्व एंडिंग्स होती है, तो एकदम से सिर पकड़ लेगा खांसते हुए या हंसते हुए। तो पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक काफी डिबिलिटेटिंग होती है, और उसके लिए कैफीन और कोडीन यूज करते हैं। एज्यूमिंग द फैक्ट कि जो कुछ मैंने आपको बताया आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका हेडेक परसिस्ट कर रहा है। वो कहता है सर आपने तो मेरी लाइफ हेल्प कर दी है, जब मैं आया था तो ठीक है, बुखार था, इन्फेक्शन आपने बताया, लेकिन अभी तो प्रोसीजर के बाद में तो मैं खांसता भी हूँ, हंसता भी हूँ, बाथरूम जाता है, यूरिन पास करते हुए तो स्ट्रेन करना पड़ता है थोड़ा सा, तो जब वो स्ट्रेन करके यूरिन पास करता है उसे हेडेक होता है। वो कहता है डॉक्टर साहब उसको ठीक करो। तो आप उसको पहले तो बताओगे कि देखो ये इसलिए हुआ बिकॉज ड्यूरा मैटर में होल है। अब वो कहता है सर इसको कैसे, इसको ठीक कैसे करोगे, तो आप उसको बताओगे कि व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू दिस प्रोसीजर अगेन। तो पहले तो बेचारा घबरा गया, कहता सर फिर से वही प्रोसीजर करोगे। तो आपने पेशेंट को कन्विंस किया कि टेंशन नहीं करो, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। आपने पेशेंट से प्रॉपर कंसेंट लेके उसको दोबारा से पोक किया सेम साइड पे जहाँ पे मैंने एक दिन पहले उसको लंबर पंक्चर किया था। ऑब्वियसली मैं सेम साइड पे एग्जैक्टली वहां नहीं, मैं ये तो डायग्राम है इसलिए मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एग्जैक्टली मैं वहीं पहुंच जाऊंगा जहाँ पे देयर इज अ होल इन द ड्यूरा मैटर, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेटली वहां पहुंचने की डेफिनेटली कोशिश करी है। और मैंने इस बार अपने नीडल को इस तरीके से पोजीशन किया है कि वो जस्ट ड्यूरा मैटर से जस्ट पहले है, ड्यूरा मैटर से जस्ट पहले है। तो आप बहुत स्लोली इस बार प्रोसीजर करेंगे ताकि आपका जो नीडल का कटिंग एज है वो ड्यूरा मैटर को दोबारा ब्रीच ना कर दे। आपको ड्यूरा मैटर से जस्ट पहले लेना है। तो आपने लेयर्स कौन कौन से ब्रीच किए, सुप्रास्पाइनस, इंटरस्पाइनस लिगामेंट और लिगामेंटम फ्लेवम, लेकिन उसके आगे नहीं जाना। लिगामेंटम फ्लेवम के आगे ड्यूरा मैटर को बिल्कुल भी पियर्स नहीं करना है। और एक बार आपकी नीडल यहाँ पोजीशन हो गई, तब आप अपने टेक्नीशियन को इस पर्सन का वेने पंक्चर करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि पेशेंट लैटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में है, तो पेशेंट के डॉर्सम ऑफ द हैंड से या एल्बो जॉइंट पे आपके वाइटल फोसा से इसकी सैंपलिंग कर सकते हैं और 10 ml ब्लड ले सकते हैं पेशेंट का, 10 से 20 ml ब्लड। और अब मेरे टेक्नीशियन ने मुझे इस पेशेंट का ब्लड दिया, जिसमें ये सरिंज में 20 ml ब्लड है पेशेंट का। And what I will do is that I will take this syringe and attach it to the lumbar puncture needle, and then I will push patient's own blood. मैं पेशेंट के खुद के ब्लड को वाया द लंबर पंक्चर नीडल पुश कर रहा हूँ, ताकि दिस ब्लड विल गो एंड विल बी सीलिंग द टीयर इन द ड्यूरा मैटर ऑफ द पेशेंट। ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया जहां पे मैं आई एम ट्राइंग टू सील द टीयर इन द ड्यूरा मैटर ऑफ द पेशेंट यूजिंग पेशेंट्स ओन ब्लड इज कॉल्ड एज लो वॉल्यूम ब्लड पैच। इस प्रोसीजर को करते हुए कोऑर्डिनेशन विद योर टेक्नीशियन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब तक उसने ब्लड विड्रॉ किया और आपको पकड़ाया ब्लड सिरिंज में क्लॉट कर गया, या वर्स्ट केस सिनेरियो लंबर पंक्चर नीडल के अंदर क्लॉट कर गया। तो एक बार जैसे आप ब्लड देते हो क्लॉटिंग साइकिल ब्लड सिरिंज में ड्रॉ करते हो रूटीनली बिना किसी एंटीकोगुलेंट के, तो ब्लड तो क्लॉट करना शुरू कर देता है। तो यू हैव टू बी क्विक इनफ इन द प्रोसीजर दैट यू आर एबल टू सील द टीयर इन द ड्यूरा मैटर यूजिंग अ लो वॉल्यूम ब्लड पैच। सो ये स्ट्रैटेजी है जो कि पोस्ट लंबर पंक्चर हेडेक को मैनेज करने के लिए यूज करी जाती है।
मेजोरिटी ऑफ केसेस में, ऐसे बोलूंगा 99% केसेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, मतलब 99% केसेस में तो लंबर पंक्चर किया और पर्सन को 8 आवर्स के बाद में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली हम थिनर नीडल यूज करते हैं। वो बात अलग है कि अगर आप पहली बार प्रोसीजर कर रहे हैं तो देर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी कि जो थिनर नीडल है वो बेंट हो जाए या वो टिश्यूज से ब्लॉक हो जाए। तो पहली बार तो आप यू आर एट लिबर्टी टू यूज अ रिलेटिवली थिकर नीडल सो दैट यू कैन फील द रेजिस्टेंस अक्रॉस, but as you will get used to maybe by second or third procedure of your life, you will be confident enough to use a Sprotting needle and as thin a needle as possible. यहाँ पे मैं एक और पॉइंट राइज करना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ लंबर पंक्चर, कि एक बारी में हम कितना CSF निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली तो देखो 10 ml में भी काम चल जाएगा, बट मैक्सिमम जो रिमूव होता है वो है रेंज 20 से 30 ml की, जहां पे मैंने 20 ml लोअर साइड पे आंसर किया। अब मैंने ये 20 ml ही क्यों बोला, मतलब अब मैं रेंज है 20 से 30 ml की, बेसिकली मैंने 20 ml ही क्यों बोला कि बिकॉज नॉर्मली CSF बनता भी तो रहता है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन है 20 ml पर आवर, तो अगर आप निकाल दोगे इतना तो वो दोबारा से बन जाएगा। साइट ऑफ CSF प्रोडक्शन कोरोइड प्लेक्सस होता है, साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन सबरेक्टोइड स्पेस होता है, जितना बनता है उतना ही रीअब्जॉर्ब होता है। 20 ml पर आवर पे CSF बनता है, टोटल जो CSF है वो तकरीबन 150 ml है। रेट ऑफ सिंथेसिस भी 20 ml पर आवर है, रेट और रीअब्जॉर्प्शन भी 20 ml पर आवर है, जितना बनेगा उतना ही रिमूव होता रहेगा। पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि अगर आप एक सेटिंग में 20 ml निकाल देते हो तो आप उसको बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में मे बी PCR के लिए सेंड करोगे, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैंपल शुड बी सेंट सो दैट डायग्नोसिस मिस ना हो। इसके अलावा जब आप लंबर पंक्चर करते हो तो आइडियली तो आपको मैनोमीटर अटैच करना चाहिए। मैनोमीटर अटैच करने के बाद में आप ये भी नोटिस करोगे कि आप ओपनिंग प्रेशर को चेक कर पाओगे, एंड द प्रेशर वेरीज विद रेस्पिरेशन। जो कॉलम है CS, जो मैनोमीटर में जो कॉलम है वो ऑसिलेट करेगा। सो ओपनिंग प्रेशर कैन बी चेक्ड बाय अटैचिंग अ मैनोमीटर एंड द ऑसिलेशंस विद रेस्पिरेशन कैन बी नोटिस्ड। अब मैं यहाँ पर एक मैनूवर मेंशन कर रहा हूँ, पहले मैं उसका नाम लिख देता हूँ। दैट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट इज, ये एक्चुअली में एक पुराना प्रोसीजर है, बट स्टिल आई वुड से, क्योंकि अब तो MRI आ गया, बट स्टिल आई मीन दिस इज अ ओल्डर प्रोसीजर दैट इज स्टिल डॉक्यूमेंटेड, सो इस वजह से आई जस्ट मेंशन द नेम हियर, दैट इज कॉल्ड एज कुक एंड स्टीटेड मैनूवर। तो कुक एंड स्टीटेड मैनूवर में करते क्या है, तो वी विल बी while doing the lumbar puncture, वो मैनोमीटर अटैच्ड है, राइट? आप ऑसिलेशन देख रहे हैं CSF का विद रेस्पिरेशन, तो आप या आपका असिस्टेंट जो है उस टाइम पे वो पेशेंट की दोनों जुगुलर नर्व को प्रेस करेगा। तो क्योंकि जुगुलर जो जो देखिए, जो आर्टीरियल सर्कुलेशन है, वेनस सर्कुलेशन है, वो अल्टीमेटली CSF वाले सिस्टम से भी कनेक्टेड है। तो जब नॉर्मली अगर आप बायलैटरल जुगुलर वेन पे प्रेशर देते हो तो ये प्रेशर CSF में भी ट्रांसफर होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टम में ट्रांसफर होता है, स्पाइनल कैनाल में भी ट्रांसफर होगा। तो आप देखोगे कि जो कॉलम है वो राइज कर देगा। तो नॉर्मल पर्सन में आपने क्या किया, आपने सिर्फ उसकी बायलैटरल जुगुलर वेन पे कंप्रेशन दिया, और bilateral jugular vein compression would cause rise of the column in manometer। ये बिल्कुल एक नॉर्मल एस्पेक्ट है। ये हाईलाइट करता है कि प्रेशर इजीली ट्रांसमिट हो रहा है जुगुलर वेन से वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन में, वेंट्रिकुलर सिस्टम से वाया द स्पाइनल कैनाल इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। तो आप जहाँ पोक कर रहे थे वहां पे वो प्रेशर रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन अगर इस पेशेंट को लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में ये प्रेशर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। और जब पेशेंट की दोनों जुगुलर पे प्रेस करोगे तो प्रेशर वेंट्रिकुलर सिस्टम तक तो जाएगा, लेकिन क्योंकि आगे मैंने बोला लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, देन ये राइज ऑफ कॉलम विल नॉट हैपन। सो लेट्स रिपीट दिस अगेन। कुक एंड स्टीटेड मैनूवर क्यों किया जाता है? सो क्यों किया जाता है? क्योंकि हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस को डायग्नोज करना चाहते हैं। इसमें करते क्या है, बायलैटरल जुगुलर वेन पे कंप्रेशन देंगे तो नॉर्मली मैनोमीटर की वैल्यू बढ़नी चाहिए, मैनोमीटर का जो कॉलम है वो राइज करना चाहिए। यहाँ पे राइज ऑफ कॉलम नहीं होगा, ये मैंने नॉर्मल वाला डेटा लिखा है। और अगर ये राइज ना करे तो उसको हम बोलेंगे कि भाई ये अबनॉर्मेलिटी है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस को सिग्निफाई कर रही है। बाकी आजकल तो ये टेस्ट रिडंडेंट हो गया, क्यों? क्योंकि भाई MRI स्पाइन अवेलेबल है ना, तो आपको ये सब झंझट करने की जरूरत ही नहीं। तो एक बार प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स टेक केयर कर लिए गए हैं, तो वी हैव नाउ टेकन द CSF सैंपल ऑफ द पेशेंट एंड हम उसको लेबोरेटरी में भेज रहे हैं फॉर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या क्या देखना है, तो कलर ऑफ द CSF देखेंगे। ओपनिंग प्रेशर तो तुरंत उसी टाइम पे पता चली जाएगा मैनोमीटर लगाने से। यू विल चेक फॉर द कलर ऑफ द CSF, यू वुड चेक फॉर द सेल्स इन द CSF, प्रोटीन्स इन द CSF,
क्योंकि इन्फेक्शन वाला कंपोनेंट तो डेमोन्स्ट्रेट करना ही है। ये जो टेबल है जो मैं आपके सामने अभी बनाऊंगा, ये आपको आइडियली तो खुद से बैठ के, मतलब अभी इस टाइम पे मुझे सुनते हुए, ये वाला जो कॉलम है इसको आपको खुद से बेसिकली बनाना चाहिए ताकि आप बेटर तरीके से याद रख पाए। तो ओपनिंग प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, तो 50 से 180 मिलीमीटर ऑफ वाटर होगा, या मिलीमीटर ऑफ मरकरी में 10 से 20 हो जाता है। नॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो 0 से 4 लिम्फोसाइट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। देन व्हेन इट कम्स टू शुगर, क्योंकि शुगर और प्रोटीन दोनों का ही मेजरमेंट जरूरी है, तो मैं ये ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, इसलिए मैंने पहले सोचा मैं नहीं बताऊं, बट देन आई थॉट कि लेट मी जस्ट डिस्कस विद यू कि जो सीएसएफ शुगर है, ये पार्ट 1 में मैंने बोला भी था ऑफ मेनिंजाइटिस में, कि शुगर जो होती है सीएसएफ में वो 2/3 ऑफ द ब्लड शुगर होती है। प्रोटीन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 15 से 45 मिलीग्राम %। और जो ग्रॉस अपीयरेंस है वो बिल्कुल क्लियर है, जितना क्लियर नॉर्मल मिनरल वाटर होगा, ट्रांसपेरेंट वाटर होगा, जैसे मिनरल वाटर बिस्लेरी की बोतल खरीदते, जितना ट्रांसपेरेंट वाटर है उतना ही सीएसएफ भी होगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट को एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो ओपनिंग प्रेशर इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में कोरोइड प्लेक्सस इरिटेट हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा सीएसएफ बनेगा, क्योंकि बनता तो 20 ml पर आवर पे, 25 ml पर आवर पे बनेगा, तो वॉल्यूम तो उतनी है ना, ज्यादा बनाओगे तो उससे प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, सेल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आपको 1000 से भी ज्यादा पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर मिल सकते हैं। ब्लड शुगर कम हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया और न्यूट्रोफिल्स दोनों ही शुगर को कंज्यूम करते हैं, और प्रोटीन्स एलिवेटेड होने शुरू हो जाएंगे, ग्रॉस अपीयरेंस टर्बिड होगा, और इसको इवन पार्ट 1 में और मेनिंजाइटिस डिस्कशन में बताया गया था। इसको रिपीट मैंने इसलिए किया बिकॉज अब हम कंपैरिजन करेंगे इस इंफॉर्मेशन का ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के साथ में। यहाँ पे भी प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो यूजुअली 100 से 1000 लिम्फोसाइट्स होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक रेंज लिखा है, एंड क्योंकि ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है, देखिए ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में अर्ली स्टेज में तो ऐसा हो सकता है कि आपको न्यूट्रोफिल्स ही मिले, लेकिन बाद वाली स्टेज में हमेशा लिम्फोसाइट्स ही मिलते हैं, क्योंकि क्रॉनिक इन्फेक्शन है। ब्लड शुगर ऑब्वियसली कम हो जाएगी, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होती। अगर वो कभी भी बोलता है कि कौन सी कंडीशन में सीएसएफ शुगर जीरो होगा, तो आपका आंसर है एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वेयर एज इन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस सीएसएफ शुगर कभी जीरो नहीं होती। लेकिन जब आप प्रोटीन्स को चेक करोगे तो वैल्यूज ऑफ प्रोटीन इन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस विल बी ग्रॉसली एलिवेटेड। यहाँ तक कि अगर आप इस पर्सन का सीएसएफ को टेस्ट ट्यूब में लेते हो तो यू विल नोटिस दैट द प्रोटीन विल बिगिन टू क्लॉट लाइक अ बास्केटबॉल नेट। तो जैसे यहाँ पे प्रोटीन का एक क्लॉट बन गया विच इज सस्पेंडेड इन द टेस्ट ट्यूब लाइक अ बास्केटबॉल नेट, और इसके लिए जो क्लासिकल टर्म यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज कॉबवेब कोएगुलम। दिस कॉबवेब कोएगुलम इज ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट टू माइक्रो पीपल, क्योंकि इसके अंदर, अगर मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करूँ, तो इसके अंदर टीबी बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं। तो माइक्रो वाले इस कॉबवेब कोएगुलम को टीज आउट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और इससे फिर वो अपना स्लाइड बनाएंगे, स्मीयर बनाएंगे, और स्मीयर को फिर वो जेडन स्टेन से स्टेन करेंगे, या फिर कल्चर मीडिया जो लगाते हैं एलजे मीडिया, उसके लिए भी ये वाला कॉबवेब कोएगुलम जिसमें बैक्टीरिया ट्रैप्स को इस्तेमाल करेंगे, या पीसीआर के लिए भी हम इसी को यूज कर सकते हैं। सो द बॉटम लाइन इज दैट कॉबवेब कोएगुलम इज अ रिच सोर्स ऑफ द टीबी बैक्टीरिया विच कैन बी यूज फॉर स्टेन। बाकी आइडली जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो पीसीआर ही है। यहाँ पे जो कलर ऑफ सीएसएफ यूजुअली देखने को मिलता है दैट वुड बी येलोइश इन कलर, लेकिन हम येलो ना लिख के लिख रहे हैं स्ट्रॉ कलर, क्योंकि येलो कलर जो है वो ज़ैंथोक्रोमिक सीएसएफ के लिए भी डिस्क्राइब्ड है। इन वन ऑफ द अर्लियर लेक्चर्स मैंने डिस्क्राइब किया हुआ सबअरेक्नॉइड हेमरेज। इसमें भी ओपनिंग प्रेशर एलिवेटेड हो सकता है, क्योंकि जो ब्लीड है वो वेंट्रिकुलर सिस्टम को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो आरबीसीज होंगे, लेकिन 24 घंटे के बाद में आरबीसीज बहुत कम मिलने वाले हैं। वाई? बिकॉज वो टूट जाएंगे और बिलीरुबिन बना देंगे, तो सीएसएफ का ग्रॉस अपीयरेंस येलो हो जाएगा। शुगर यहाँ पे यूजुअली नॉर्मल होती है, लेकिन कई बार इंक्रीज भी हो सकती है। वो इंक्रीज का रीजन क्या है कि भाई ब्लड की शुगर, भाई ब्लड जो है वो सीएसएफ में आ गया ना, तो ब्लड की शुगर भी आ जाएगी साथ में, तो इसलिए शुगर बढ़ भी सकती है, नॉर्मल होगी। प्रोटीन्स की वैल्यू भी नॉर्मल टू इंक्रीज हो सकती है। इंक्रीज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ब्लड का प्रोटीन ऐड हो गया, तो एंडोजेनस प्रोटीन इंक्रीज नहीं हुआ। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कोई इन्फेक्शन है, वो सिर्फ ब्लड से एक्स्ट्रा प्रोटीन आया, ब्लड शुगर आया, तो इसलिए बढ़ गया। तो मैंने नॉर्मल लिखा टू हाईलाइट की पर से जो भी एडिशंस होंगे, जो बढ़ेगा वो बाहर से आ रहा है ब्लड, इसलिए बढ़ेगा। जो ग्रॉस अपीयरेंस है वो इनिशियल पार्ट में लिखा होगा ब्लडी, और लेटर पार्ट ऑफ द इलनेस में लिखा होगा ज़ैंथोक्रोमिक, दैट इज येलोइश अपीयरेंस विल बी देयर।
अब बात करते हैं वायरल मेनिंजाइटिस की। देखिए, व्हेन इट कम्स टू वायरल मेनिंजाइटिस, तो जो सबसे हाईलाइट है इसका, और अब ये इस एंटीओ वायरस के साथ में मैंने बताया भी थी ये बात, कि वायरल मेनिंजाइटिस में सीएसएफ शुगर हमेशा नॉर्मल होती है। ओपनिंग प्रेशर तो वायरल मेनिंजाइटिस में भी इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पर जो सेल्स हैं वो लेट मी से 50 से 500 के बीच में इंक्रीज हो सकते हैं। वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन लिम्फोसाइट्स हमेशा वायरल इन्फेक्शन में ही पड़ते हैं। डू रिमेम्बर द फैक्ट कि कौन से वाले सेल्स की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल किलर सेल की, एनके सेल, क्योंकि एक बी सेल होता है, टी सेल होता है, एक नेचुरल किलर सेल होता है। तो वायरल इन्फेक्शन से लड़ाई करने के लिए तो नेचुरल किलर सेल होता है। वायरसेस डू नॉट ईट शुगर, सो सीएसएफ शुगर नॉर्मल है, प्रोटीन एलिवेटेड हो सकते हैं और कलर नॉर्मल से टर्बिड मिल सकता है। देखिए, टर्बिड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमेशा बैक्टीरिया ही होता है। टर्बिड कैन बी सीन इवन इन वायरल इन्फेक्शंस, अगर वो डिले डायग्नोसिस होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि नॉर्मल होता है इसलिए पहले मैंने उसको लिखा। यहाँ पे आपको ये सीखना है कि इन ऑल केसेस वेयर एवर सीएसएफ शुगर इज नॉर्मल विद लिम्फोसाइटोसिस, यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ वायरल एटियोलॉजी। लेकिन अगर शुगर लेस है विद लिम्फोसाइटोसिस देन टीबी, आई रिपीट वंस अगेन, टीबी के लिए तो वो बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है, विच आई कैन जस्ट स्क्वीज इन हियर। कि सपोज वो आपको बोलता है कि एक चाइल्ड है जो कि पीएम ग्रेड 4 है, उसका बीसीजी स्कार एब्सेंट है, पेरेंट्स ने बीसीजी लगवाई ही नहीं, और अभी उसको फीवर चल रहा है, 2 वीक्स 3 वीक्स की हिस्ट्री दे दी उसने, मे बी 1 वीक से अल्ट्रा सेंसोरियम बता दिया, और ये भी बताया कि ग्रैंड मदर को टीबी था, ग्रैंडफादर को टीबी था, विलेज में बच्चा रहता था उनके साथ में। तो जहाँ पे भी मेल नरिश चाइल्ड है, या फिर लिख देता है कि चाइल्ड ऑन स्टेरॉइड, जैसे मिनिमल चेन डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो सकता है, क्योंकि स्टेरॉइड पे होते इम्यूनिटी कम होती है। तो डिपेंडिंग ऑन द हिस्ट्री यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, लेकिन टीबीएम में सीएसएफ शुगर हमेशा हमेशा लेस होती है और प्रोटीन लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होते हैं। लेकिन अगर सीएसएफ शुगर नॉर्मल है देन इट इज वायरल मेनिंजाइटिस। और लेट मी से कि डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो रहा है, आप टीबी वर्सेस वायरल मेनिंजाइटिस में फंसे हुए हैं, तो फिर आपको प्रेफरेंस क्या देनी है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस को, क्योंकि इंडिया में ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस का इंसिडेंस रिलेटिवली ज्यादा है। और सपोज आप ऐसे क्वेश्चन फंस गए जहाँ पे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा एक और टेस्ट के बारे में, जिसको मैं यहाँ अलग से मेंशन कर रहा हूँ, कि अगर कभी भी सीएसएफ क्लोराइड की वैल्यू बोलता है, ठीक है, एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्लड में क्लोराइड कितना होता है और सीएसएफ में कितना होता है। तो ब्लड में जो क्लोराइड की वैल्यू होती है वो होती है 96 से 106 मिलीक्यूलेंट्स। जैसे सीरम पोटेशियम पढ़ते हो, सोडियम पढ़ते हो, वैसे ही बता रहा हूँ। क्लोराइड जो ब्लड में है वो 96 से 106 मिलीक्यूलेंट्स के बीच में है, लेकिन सीएसएफ क्लोराइड जो होता है वो 130 मिलीक्यूलेंट्स होता है। इनफैक्ट सीएसएफ में जो क्लोराइड की मात्रा वो ज्यादा होती है। तो सीएसएफ क्लोराइड की वैल्यू अगर कम हो जाए तो वो बैक्टीरियल इटियोलॉजी को सिग्निफाई करती है। अगर आप ये ना भी याद रखें कि कम हो जाती है या नॉर्मल वैल्यूज कितनी है, तो बस इतना याद कर लीजिए कि सीएसएफ क्लोराइड की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो वो बैक्टीरियल इटियोलॉजी को फेवर करता है। आई रिपीट द फैक्ट अगेन, आइडली तो वैल्यू लेस ही होनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं भी देता और वैल्यू आपको नहीं भी ध्यान है, तो सीएसएफ क्लोराइड की वैल्यू यदि सवाल में लिखी है तो इट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स प्रेजेंस ऑफ अ बैक्टीरियल इटियोलॉजी। नाउ वंस यू गेट दिस टेबल राइट, एंड इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार खुद से बना लेना बैठ के टेबल को, बिकॉज एंड लिसनिंग टू मी, क्योंकि उससे आपको ऑडियो विजुअल एंड साथ में लिखने वाला कंपोनेंट जो है, रिकॉल मेमोरी वाला कंपोनेंट, वो भी फास्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। So once we are done with viral meningitis, I would like to say कि CSF sugar even अगर किसी को कैंसर है, right, and the cancer metastases to the spinal cord, like acute lymphoblastic leukemia बच्चे को, और ब्लड कैंसर मेटास्टाइज करके स्पाइनल कॉर्ड में गया और पर्सन को आई वुड से सीएनएस ल्यूकीमिया हो गया, तो उसमें भी सीएसएफ शुगर रिलेटिवली लेस हो जाती है। ये जितने भी एग्जांपल्स अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं उन सब में एक पैटर्न हमें मिल रहा है। पैटर्न देखते हैं। पैटर्न ये है कि जब भी सेल्स इंक्रीज होते हैं, आप देखिए यहाँ पे, जब भी सेल्स के नंबर इंक्रीज होता है तो सेल्स के इंक्रीज होने की वजह से प्रोटीन्स भी इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, इंक्लूडिंग जब आरबीसीज आ रहे थे तो उनके साथ ब्लड भी आ रहा था, तो मैंने बोला प्रोटीन्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। सो डू रिमेंबर द फैक्ट कि नॉर्मली सेल्स एंड प्रोटीन्स, खासकर इंफ्लेमेटरी सेल के साथ तो हमेशा ही, आरबीसी को अगर ना भी कंसिडर करें, जो इंफ्लेमेटरी सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, तो इंफ्लेमेटरी सेल्स है ना, जब भी इंफ्लेमेटरी सेल्स का इंक्रीज होता है तो प्रोटीन्स का भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अब मैं इस रूल को ब्रेक कर देता हूँ। What I will describe here now before you would be a condition called as Guillain-Barré syndrome, on which a separate lecture is also short. GBS is a condition in which the opening pressure will be normal.
The cells will also be normal. The sugar value will always be normal. Gross appearance will be normal. The only thing increase will be proteins. हुआ क्या कि देखो पहले तो जब इन्फ्लेमेटरी सेल बढ़ते हैं तो प्रोटीन्स भी बढ़ते हैं. यहाँ सिर्फ प्रोटीन्स ही बढ़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि गुलेनबर्ग सिंड्रोम में एक ऑटोइम्यून कंडीशन है. इस ऑटोइम्यून कंडीशन की वजह से सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स का इंक्रीमेंट मिलता है. इस वजह से जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करी जाती है उसका नाम होता है एल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन. Do remember this term, which is a very good pick-up point and is an important diagnostic criteria for GBS. तो ये जो टेबल मैंने मेंशन किया for CNS infections, this would always be useful when it comes to, working out the etiologies. And viral encephalitis और viral meningitis की meningoencephalitis अगर जैसे है तो finding same होगी. Viral meningitis and viral encephalitis की finding same होती है. तभी मैंने PCR बताया आपको कि PCR को यूज करो. So before we come to the final treatment of bacterial meningitis का table हम बनाएं, मैं would just like to say a few more words about tubercular meningitis, though I have spoken about it already, कि pathology component से वो rich focus के बारे में mention कर सकता है. Long duration history होगी, मतलब fever, altered sensorium, headache, excessive crying वाली जो history है वो 3-4 हफ्ते की हो सकती है. मदर ये बोल सकती है कि द चाइल्ड यूज्ड टू बैंग हिज हेड बैंगिंग एपिसोड्स थे. इन्फेंट है या टॉडलर है, हेड बैंगिंग. इरिटेबल है, ड्राउजी है पिछले कुछ हफ्ते से. अभी 2-3 दिन से तो आंख ही नहीं खुल रहा है, फीड ही नहीं ले रहा. तो मदर का कंसर्न तो एक ही, बच्चा कुछ खा नहीं रहा है. आपने जब एग्जामिन किया तो नोटिस किया कि ही इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग द मदर, नॉट रिकॉग्नाइजिंग पेरेंट्स, कीपिंग हिज आईज क्लोज्ड एंड ऑल्टर्ड सेंसोरियम. फोकल सीजर्स की हिस्ट्री भी डेफिनेटली मिल सकती है. रीजन बीइंग कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंडआर्टेराइटिस. This will be causing damage to the brain, which can not only cause triggering of seizures, but it can even contribute to monoplegia, or can contribute to paraplegia, or even contribute to, more damage. So monoparesis, monoplegia as a manifestation, focal seizures can be given. Evidence of nuchal rigidity will anyway be present. Kernick's and Brudzinski sign I've already demonstrated before you. Along with this, concomitant risk factors could be malnourished or could be steroids. Or the question might openly say contact with the open case of TB. तो contact with TB लिख के लिख देता contact with coughs. या फिर लिखेगा कि BCG scar absent है. अब tubercular meningitis में ये मैंने हाईलाइट क्यों किया है? It is because of the fact कि अगर आप ventricular system को देखते हैं, जैसे ये suppose lateral ventricles है, ये third ventricle, then this would be connected to the fourth ventricle. फोर्थ वेंट्रिकल का जो लैटरल वाला फोरामेना होता है उसका नाम होता है लुश्का. जो मीडियल वाला होता है उसका नाम होता है मेजेंडी. The CSF flows out of this and accumulates in what is called as basal cisterns. Basal cisterns के बारे में भी पढ़ना, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं anatomy में rather. तो do read about the types of basal cisterns, क्योंकि सिस्टम में मैग्ना होता है, right? So the types of basal cisterns in the brain to be studied from neuroanatomy. And then the CSF will be reabsorbed in the subarachnoid space. CSF बनता कहाँ पे है? तो choroid plexus में बनता है. The rate of production is 20 ml per hour और rate of reabsorption भी 20 ml per hour होता है. What I am saying is कि tubercular meningitis में जो पस होती है बहुत thick और viscid होती है, तो वो इस तरीके से basal cistern में accumulate हो जाती है. इसलिए एक और पॉइंट बोल रहा हूँ tubercular meningitis के डायग्नोसिस के लिए, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में दिया होगा और फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं हो रही, CSF पिक्चर से नहीं हो रही, हिस्ट्री से नहीं हो रही, तो ये जो टर्म में लिखा हूँ बहुत ही इजी पिकअप पॉइंट है MCQ में. इसमें हमेशा लिखा होता है बेसल सिस्टर्न्स. तो नॉन कंट्रासिटी हेड शोइंग बेसल सिस्टर्न्स में बेसल एक्सुडेट, that is very easy way to identify tubercular meningitis. I repeat the statement once again. Basal exudate कभी भी लिखा है CT head में और child है और long standing history है of CNS events, then tubercular meningitis is to be considered on priority. ये पूरा सिस्टम डायलेट कर जाएगा, ये पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टम ग्रॉसली डायलेट कर जाएगा. तो हाइड्रोसेफलस के मैनिफेस्टेशंस भी इस केस में आ सकते हैं. हाइड्रोसेफलस वो कैसे बता सकता है? He can mention regarding crackpot sign. बिकॉज सूचर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे. अगर छोटा बच्चा है तो अभी सूचर फिर जंतु हुआ ही नहीं. सो ही कैन टॉक अबाउट सूचर डायस्टेसिस, क्रैकपॉट साइन, या फिर सन सेटिंग साइन.
visible superficial veins on the scalp. These features are also taught in pediatrics also कि कोई tubercular meningitis तो बच्चों में ही relatively ज्यादा कम